तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बॉयज सीजन 4 को। और इस सीजन की कहानी देखने के बाद आपको ऐसा लग सकता है कि इसमें ड्रामा बहुत ज्यादा है, एक्शन ज्यादा नहीं हो रहे हैं या खून खराबा ज्यादा नहीं है, लेकिन लास्ट के 2-3 एपिसोड्स बहुत ही जबरदस्त हैं। खैर, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो कहानी की शुरुआत में हम न्यूमैन को देखते हैं जो अपना पार्टी प्रचार कर रही होती है और वो सभी से कहती है उसे ही वोट करने। किमिको वहीं पर होती है जो कैटरर का काम कर रही थी, जबकि बॉयज की टीम उस जगह के पीछे कुछ प्लानिंग कर रहे होते हैं। ह्यूई कनेक्टर्स को ठीक करता है और स्टारलाइट, जिसे अब हम सिर्फ एनी बोलेंगे क्योंकि अब वो सुपर हीरो नहीं है, वो अपने पावर से उसे लाइट दिखा रही होती है ताकि वो अपना काम ठीक से कर पाए। और सारे कैमराज अंदर के ऑन हो जाते हैं और मदर मिल्क बिली से बात करता है कि आखिर वो है कहाँ। देखते हैं कि वो बहुत ड्रिंक कर रहा था। बिल्ली और फ्रेंची बिल्डिंग के अंदर आते हैं, मगर सिर्फ किमिको और फ्रेंची ऊपर जाते हैं और बिल्ली नीचे रहता है नजर रखने के लिए। होमलैंडर टॉयलेट कर रहा था, लेकिन उसे अपने सफेद बाल देखने को मिलते हैं जिससे उसे टेंशन होने लगती है। होमलैंडर बाहर आता है, अपने बेटे रायन से कहता है चलकर पार्टी एंजॉय करने, मगर वो लोगों से डरता है और होमलैंडर उसे संभालता है और उसका हाथ पकड़ के उसे ले जाता है। बॉयज की टीम देखती है कि होमलैंडर को वहां पर नहीं होना चाहिए था। खैर, होमलैंडर अपने बेटे रायन को न्यूमैन की बेटी जोई से मिलाता है और दोनों बच्चे चले जाते हैं आइसक्रीम खाने। होमलैंडर अपने बेटे से कह देता है हैंकी पैंकी मत करना। होमलैंडर न्यूमैन के इलेक्शन कैंपेन में मदद करना चाहता है, मगर वो कहती है तुम्हारे ऊपर मर्डर ट्रायल चल रहा है और तुम तो रह नहीं दो। होमलैंडर उसे समझाता है कि ये केस झूठा है और वैसे भी मैंने जब उस कमीने को उड़ाया था लोग बहुत ज्यादा खुश थे, उसी आदमी को जिसे होमलैंडर ने सीजन 3 के लास्ट में उड़ाया था। बिली रायन को देखता है तो वो उससे बात करने के लिए आता है और जोई वहां से चली जाती है और वो फोन में किसी को मैसेज कर देती है। बिली रायन को समझाता है कि हम तुम्हें यहाँ से निकाल सकते हैं और उसे समझाता है कि होमलैंडर खतरनाक है, मैं तुम्हें मेलोरी के पास भेज दूंगा और उसके बाद मैं वादा करता हूँ कि मैं अपनी शक्ल भी तुझे नहीं दिखाऊंगा। फिर वहाँ पर होमलैंडर आ जाता है और कहने लगता है कि तुम मेरे बेटे को बहका रहे हो। वो उसके चेहरे को देखकर समझ जाता है कि बिल्ली का टाइम खत्म होने को आया है और उसे पूछता है कि तुम्हारे पास कितना समय बचा है। रायन हैरान हो गया था और होमलैंडर कहता है कि हम दोनों ने वादा किया था कि दोनों लड़ेंगे, पर शायद ये वादा पूरा नहीं होगा। होमलैंडर अपने बेटे को लेकर चला जाता है। किमिको और फ्रेंची ऊपर कमरे में आते हैं न्यूमैन के कमरे में और वो वहां पर कपड़ों को देखकर हैरान हो जाता है कि इतने सारे कपड़े कौन पहनता है। फिर वो लोग एक आई ड्रॉप को अदला बदली कर देते हैं कि तभी वहां पर जोई आ जाती है और वो गार्ड्स उसे कहते हैं बाहर जाने के लिए, लेकिन ये पता चलता है कि अब वो भी एक सूप बन चुकी है जिसके मुंह से टेंटेकल्स निकलकर वो गार्ड्स पर हमला कर देती है और उन्हें मार देती है। बॉयज की टीम हैरान हो गई थी ये देखकर, क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जोई एक सुपर हीरो बन चुकी है और वो फ्रेंची पर हमला करने वाली थी। किमिको उस लड़की को दूर फेंक देती है और दोनों वहां से भागते हैं। किमिको का एक हाथ कट चुका था, पर नो टेंशन, वो वापस आने लगता है। वो लोग 8वें मंजिल पर थे और जान बचाने के लिए वो लोग कूद जाते हैं, क्योंकि एनी उन्हें बचाने के लिए उड़ते हुए ऊपर आ रही थी, लेकिन वो किमिको के नए हाथ को पकड़ नहीं पाती क्योंकि उसका हाथ नया और छोटा था। इसलिए किमिको नीचे गिर जाती और फ्रेंची एनी को पकड़ के नीचे गिर जाता है। किमिको का चेहरा पूरी तरह से बिगड़ गया था, जो कुछ सेकंड्स में ही ठीक हो जाता है। न्यूमैन ह्यूई से मिलने के लिए आती है और वो उसे पूछने लगता है कि तुमने अपनी बेटी को भी कॉम्पाउंड दे दिया। न्यूमैन कहती है बस उसकी जान बचाना चाहती थी। ह्यूई कहता है कि हम लोग तो एक फैमिली की तरह थे, क्या वो सब भी झूठ था। न्यूमैन बताने लगती है कि जब वो ह्यूई के साथ काम करती थी और जब भी वो लोग एक साथ वक्त बिताते थे तो वो ह्यूई को पसंद करने लगी थी, लेकिन उसे डर था कहीं वो गलती से ही सही वो उसके सिर को फोड़ ना दे। ह्यूई उस पर एसिड फेंक देता है और वो कहने लगती है कि तुम पागल हो गए हो क्या, 10 मिनट में मेरा स्पीच है। वो उसे कहती है कि अच्छा यही होगा कि हम दोनों एक दूसरे का साथ देते रहें। बिली वहां पर आकर उस पर गोली चला देता है जो बाउंस हो जाता है और न्यूमैन उनसे कहने लगती है लगता है तुम लोग अपने काम पर ध्यान नहीं देते, मैं जा रही हूँ कपड़े बदलने। बिली और मदर्स मिलकर जाते हैं CIA ऑफिस मेलोरी से मिलने के लिए, लेकिन वो अपने ऑफिस के अंदर बिली को आने नहीं देती। CIA के लोग पूछते हैं कि 12 साल की बच्ची ने 2 CIA एजेंट्स को मार डाला, पता भी है कि हमने उनके परिवार वालों को क्या बताना पड़ा। रॉबर्ट जो प्रेसिडेंट बनने वाला है वो काफी गुस्से में था और वो मदर्स मिल से पूछने लगते हैं कि आखिर न्यूमैन को रास्ते से हटाने का कोई और रास्ता है कि नहीं। मेलोरी पूछती है क्या स्टारलाइट कुछ नहीं कर सकती। मदर्स मिल्क कहे कि अगर हम न्यूमैन तक पहुंच भी गए वही बहुत बड़ी बात है, उसे हाथ लगाना इम्पॉसिबल है। प्रेसिडेंट रॉबर्ट डर रहे थे क्योंकि अगर न्यूमैन वाइस प्रेसिडेंट बन गई तो प्रेसिडेंट की जान खतरे में आ जाएगी। बिली को वहां पर उसका पुराना साथी कैसलर मिलता है और दोनों बैठकर ड्रिंक करते हैं और वो बिली से पूछ रहा होता है कि आखिर तुम्हें डिमोट क्यों कर दिया गया। बिली कुछ नहीं कहता।
केसलर बताता है कि मैलोरी न्यूमैन को रास्ते से हटाना चाहती है। बिली पूछता है कि ऐसा नहीं लगता कि उन दोनों का मिलना इतने सालों के बाद ये कोई इत्तेफाक नहीं है। केसलर उसे समझाता है कि अगर इन सुपर हीरोज को नहीं रोका गया तो वो दिन दूर नहीं जब हम सभी इंसानों को भेड़ बकरियों की तरह पिंजरे में कैद करके वो लोग रखेंगे। मदर्स मिल्क से मिलने के लिए उसकी पत्नी मोनिका आती है और कहती है कि स्कूल से बुलावा आया था क्योंकि उनकी बेटी जेनिन ने किसी लड़के को धो डाला और वो आजकल बदतमीजी से बातें करने लगी है। मोनिक कहती है जब से टॉड गया है तब से उनकी बेटी इस तरीके से वायलेंट हो गई है और वो मदर्स मिल्क से कहती है क्या तुम पता लगा सकते हो कि टॉड अभी है कहाँ। होमलैंडर का किसी भी चीज में मन नहीं लगता और वो टीवी देख रहा होता है कि लोग एनी को बहुत ज्यादा पसंद करने लगे हैं और लोग ये भी कहते हैं कि अगर स्टारलाइट वॉट कंपनी को नहीं छोड़ती तो उन्हें स्टारलाइट का ये नया चेहरा देखने को नहीं मिलता। डीप पर भी सवाल उठने लगते हैं कि ऑक्टोपस के साथ वो रिलेशनशिप में होने के वजह से उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई। एशली उसे पूछती है क्या तुमने उस ऑक्टोपस को उठाकर फेंका कि नहीं। वो कहता है मैंने उसे सही जगह ठिकाने लगा दिया है। फिर हम वहाँ पर ए ट्रेन और न्यू ब्लैक नॉयर को देखते हैं और अब सुपर 7 में सिर्फ 4 लोग ही हैं, इसीलिए एशली होमलैंडर से कहती है कि कमेटी ने कहा है हमें नए मेंबर्स चुनने होंगे और 25 लोगों की लिस्ट उन्हें दिखाती है और उन्हें उनमें से कोई भी पसंद नहीं आ रहा था। फिर एक रैंगलर नाम का सुपर हीरो होता है और एशली बताती है कि इसने बहुत सारे रेफ्यूजीज को मार डाला था। होमलैंडर कहता है यही सही रहेगा और सब लोग हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं। आखिरकार होमलैंडर भी परेशान हो जाता है और कहता है कि मेरे आसपास सिर्फ चापलूसी करने वाले लोग भरे हुए हैं। फिर वो डीप से कहता है कि तुझे ए ट्रेन को BJ देना होगा। डीप घबराने लगता है और वो लोग सही में वो करने वाले थे। डीप कहता है कि सेक्स में थोड़ा एक्सपेरिमेंट तो होते रहना चाहिए। एशली के खुशी का ठिकाना नहीं रहता लेकिन तभी होमलैंडर गुस्सा हो जाता है और उन्हें रुकने को कहता है और सभी से कहता है कि तुम लोग डरपोक हो। वो वहां से चला जाता है और टीवी पर उसी आदमी का न्यूज दिखाया जा रहा था जिसने रायन पर बॉटल फेंका था और होमलैंडर ने उसे मार दिया था। खबर ये भी है कि वो आदमी छोटी छोटी बच्चियों को गंदी नजर से देखता था और ये सब कुछ फायर क्रैकर अपने वीडियो से एक्सपोज कर रही थी। एनी अपने पावर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी क्योंकि अब वो उड़ भी सकती है। ह्यूई को उसके डैड का कॉल आता है मगर वो फोन कट कर देता है। फ्रेंची न्यूमैन से लड़ने के लिए एक एसिड तैयार कर रहा था लेकिन सब बर्बाद हो जाता है। कीमिको और ह्यूई उसे संभालने की कोशिश करते हैं। फिर बिल्ली वहां पर आता है तो एनी ह्यूई को समझाती है कि इसके वजह से तुम मरने वाले थे क्योंकि उसने तुम्हें कंपाउंड V के बारे में नहीं बताया और तुम्हें इसे जाने देना होगा। हमें इसकी टीम में जरूरत नहीं है। मगर ह्यूई नहीं मानता। बिल्ली न्यूमैन से मिलता है और वो कहता है कि उसे मदद चाहिए होमलैंडर से रायन को अलग करने में। न्यूमैन उसे पूछती है कि वैसे तुम उसके हो कौन। बिल्ली उसे कहता है कि होमलैंडर तुम्हें वाइस प्रेसिडेंट की कुर्सी इसलिए दे रहा है ताकि वो अपनी मनमानी करता रहे। बिली उसे बताता है कि CIA और द बॉयज की टीम तुझे रास्ते से हटाने के लिए पूरी तैयारी कर रही है। वो कहती है कि अगर मैं तेरी बात मान भी लेती हूँ तो तुझे मेरे लिए काम करना होगा। ह्यूई के पास मेरी रेड रिवर वैली वाली फाइल है, मुझे वो चाहिए। ह्यूई को एक वॉइस मैसेज मिलता है और पता चलता है कि उसके पापा को ब्रेन स्ट्रोक आया था और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। वो तुरंत हॉस्पिटल पहुंचता है अपने पापा से मिलने। फायर क्रैकर अपने वीडियो में एनी के खिलाफ कहने लगती है कि वो बच्चों के लिए एक शेल्टर तो चलाती है लेकिन वो जबरदस्ती उन्हें LGBT जैसे चीजों में उलझा के रखती है। फिर हम ऐसे ही एक स्टारलाइट हाउस को देखते हैं जो स्टारलाइट सपोर्टर्स चलाते हैं और वो लोग बच्चों की मदद करते हैं और वहाँ स्टारलाइट भी डोनेट करती है। वहाँ काम करने वाले लोग एनी से कहते हैं कॉस्ट्यूम पहन कर आने तो लोग थोड़ा और डोनेट करेंगे मगर वो कहती है कि वो इसी से तो पीछा छुड़ा रही थी, वो दोबारा उस ड्रेस को नहीं पहनेगी। खैर इसके बाद फ्रेंची वहाँ पर आता है और एनी फ्रेंची को थैंक यू कहती है कॉलिन को यहाँ पर लाने के लिए क्योंकि वो काफी काम का लड़का है। उसने एनी की काफी मदद भी की है। कॉलिन और फ्रेंची पहली बार नशा मुक्ति केंद्र में मिले थे और उस दिन को याद करके कॉलिन वहां से चला जाता है। फ्रेंची उसे मिलने जाता है और दोनों एक दूसरे का हाथ टच करते हैं मगर फ्रेंची बाहर चला जाता है और दोनों को एक साथ किमी को देख लेती है। होमलैंडर भी अपने सफेद बाल से परेशान था और वो सिस्टर सेज के प्रोफाइल को देखने लगता है जो भी एक सुपर हीरो है और वो उसे टीम में शामिल करना चाहता है। फिर हम सिस्टर सेज को देखते हैं जिससे मिलने के लिए होमलैंडर आता है, वो भी नॉर्मल कपड़ों में। सिस्टर सेज बहुत स्मार्ट है लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उसका मुंह बंद ही नहीं होता। होमलैंडर उसे कहता है प्रूफ करके दिखाओ कि तुम कितनी इंटेलिजेंट हो। तो वो कहने लगती है कि तुम्हारे बालों को देखकर पता चलता है कि तुम्हारे बाल डाई किए गए हैं और तुम्हारा प्रोस्टेट भी बढ़ रहा है। होमलैंडर हैरान हो जाता है और वो कहती है कि कोई बात नहीं, तुम बस बूढ़े हो रहे हो। होमलैंडर कहने लगता है कि मैं पीछे क्या छोड़ जाऊंगा, एक शानदार अमेरिका।
लेकिन फिर भी उसको इसमें खुशी नहीं मिलेगी क्योंकि उसे तो महान बनना था। और वो सिस्टर सेज से पूछता है कि मुझे क्या करना चाहिए। वो कहती है कि लोग बहुत भोले होते हैं, तुम्हें बस उन्हें उकसाना है और वो खुद डेमोक्रेसी को नोच खाएंगे और उसके बाद तुम पहुंच जाना उन्हें दिलासा देने के लिए और तुम बन जाओगे महान। होमलैंडर जाते जाते कह देता है कि वो उसे अपनी टीम में शामिल करना चाहता है। ह्यूई बिली से मिलने जाता है और उसे बताता है कि वो वापस अपने घर जा रहा है क्योंकि उसके पापा को ब्रेन स्ट्रोक आया है और उन्होंने कॉल भी किया था लेकिन ह्यूई ने कॉल नहीं उठाया। बिली भी जो कुछ महीनों में मरने वाला है वो भी कुछ भी कहने लगता है और वो जब ड्रिंक करता है तो उसके हाथ कांप रहे होते हैं। फिर ह्यूई वहां से चला जाता है। फ्रेंची को कॉलिन का मैसेज आता है और किमिको उसे पूछ रही होती है कि तुम उसके साथ कुछ ज्यादा ही वक्त बिताते हो। वो कहता है मैं तुम्हें बताना चाहता था मगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। किमिको उसे कह देती है कि हम दोनों के बीच ऐसे भी कुछ होने वाला नहीं है, तुम अगर कॉलिन के साथ रहना चाहते हो तो रह सकते हो, मेरे बारे में मत सोचना। आखिर में वो लोग टॉड को देख लेते हैं जिसे वो ढूंढने के लिए आए थे और टॉड सिस्टर से मिलता है और कुछ लोग बिल्डिंग में चले जाते हैं। फिर वो लोग वहां पर सुपर 7 के मेंबर से मिलते हैं और ए ट्रेन सुपर सेज को देखकर हैरान हो गया था। वो उसे पहले से जानता था। होमलैंडर वहां पर आकर टॉड और अपने बाकी के फैंस से कहने लगता है कि तुम जैसे फैंस की मुझे जरूरत है। होमलैंडर सुपर 7 से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम बैट उठाओ और मेरे फैंस को मार डालो। पहले तो उन्हें लग रहा था होमलैंडर मजाक कर रहा है लेकिन यह मजाक नहीं था। फिर वो एक एक कर लोगों को मारने लगते हैं और आखिर में वो लोग टॉड को भी मार देते हैं। मदर्स मिल्क होमलैंडर को बाहर निकलते हुए देखता है। दूसरी तरफ कोर्ट से ये फैसला आता है और होमलैंडर को मर्डर चार्जेस से फ्री कर दिया जाता है, मतलब कि वो बेगुनाह है। सपोर्टर्स खुश हो जाते हैं लेकिन कुछ लोग जो होमलैंडर के खिलाफ हैं वो लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं और बहुत बड़ा दंगा शुरू कर देते हैं। वहां पर फ्रेंची कॉलिन को ढूंढ लेता है और वो उसके लिए फिक्र कर रहा था। फिर दोनों वहां किस करते हैं और होमलैंडर बाहर लड़ाई झगड़ा देखकर आता है लेकिन वहां पर एनी भी पहुंच जाती है और वो लोगों को समझाने लगती है लड़ाई मारपीट बंद करने। बहुत सारे लोग मारे गए थे और मदर्स मिल्क वहां पर टॉड के डेड बॉडी को देखता है, मतलब कि अब उसे ऐसा लगेगा कि जैसे वो इस दंगे में मारा गया है, लेकिन ऐसा तो था नहीं। इसके लिए होमलैंडर सिस्टर सेज को थैंक यू कह देता है। रायन थोड़ा दुखी बैठा हुआ था क्योंकि उसे समझ आ गया था होमलैंडर क्या कर सकता है, इसलिए वो कहता है मैं चाहता हूँ कि बिल्ली ना मरे क्योंकि मॉम उसे चाहती थी। डीप ऑक्टोपस से बात कर रहा होता है और कहता है कि आज उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। ऑक्टोपस उसे बोलती है कि हम लोग यहाँ से कहीं दूर चले जाते हैं, सिर्फ हम दोनों। फ्रेंची कॉलिन के साथ सो रहा था और वो उसके घर में ग्रेजुएशन डे वाला फोटो देखता है। ह्यूई अपने पापा से मिलने हॉस्पिटल गया हुआ था और वहां पर वो अपने पापा के वीडियो चलाकर देखने लगता है और वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि इतने साल के बाद उसकी माँ आखिरकार वापस आ ही गई। बिल्ली भ्रम देखने लगता है और वो अपनी पत्नी को देखता है जो उसे कहती है कि अगर होमलैंडर जिंदा रहेगा तो रायन भी उसकी तरह बन जाएगा, तुम्हें कोई और रास्ता ढूंढना होगा उसे खत्म करने के लिए। बिली न्यूमैन को रेड रिवर वाला फाइल सेंड कर देता है लेकिन ये फाइल नहीं होता बल्कि किसी के बम का होल होता है, मतलब कि वो न्यूमैन की मदद नहीं करने वाला। इसके बाद एक फिल्म में देखते हैं ए ट्रेन को और ये उसी की फिल्म है जिसमें उसे मिलने के लिए उसका कोच आता है और वो उसे कहता है कि ए ट्रेन को ट्रेन करना होगा क्योंकि अभी फिलहाल उससे बेटर और कोई सुपर हीरो नहीं है। खैर अब इसके बाद डायरेक्टर यहीं पर कट करता है और एक और शॉट लेना चाहता है और वो ए ट्रेन से कह देता है कि जो स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है वही डायलॉग बोलने। उससे मिलने के लिए ब्लैक नॉयर आता है जो उसे कहता है कि उसके लिए ब्लैक नॉयर का ढोंग करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा है और कहता है कि मैंने कभी किसी का पहले मर्डर नहीं किया, क्या होमलैंडर और भी लोगों को मरवाएगा क्या और हम ऐसे ही लोगों को मारते रहेंगे। मगर ए ट्रेन उसकी बात नहीं सुनता और स्टारलाइट हॉस्पिटल में एक लड़के के पास बैठी हुई थी जो उसका सपोर्टर था और वो टीवी में देख रही थी जहाँ पर उसी पर सवाल उठाए जा रहे थे कि स्टारलाइट के सपोर्टर ने होमलैंडर के सपोर्टर्स पर हमला कर दिया था। ह्यूई अपनी माँ को वापस देखकर काफी शॉक में था और उसे और भी झटका लगता है जब ये पता चलता है कि उसकी माँ वॉट कंपनी के लिए काम करती है और वो कहता है कि उस कंपनी ने मेरी गर्लफ्रेंड को मार दिया, मगर उसकी माँ कुछ भी नहीं कहती। ह्यूई चिल्लाने लगता है और कहता है कि उसे अब उसकी माँ की जरूरत नहीं है। तब जाकर उसकी माँ उसे बताती है कि तुम्हारे पापा ने मुझे पावर ऑफ अटॉर्नी बनाया है क्योंकि पिछले 2 साल से उसके पापा मम्मी एक दूसरे से बात कर रहे थे, इसीलिए वो अपने बेटे से कहती है कि तुम अपने पापा से ही बात कर लेना। मगर ह्यूई गुस्से में वहां से चला जाता है। फ्रेंची चुपचाप सुबह सुबह जा रहा था। कॉलिन उसे रोकता है और कहता है कि अगर तुम वहां नहीं आते तो शायद मैं कल उस दंगे में मर चुका होता। वो उसे थैंक यू कहता है, फिर वो वहां से चला जाता है। किमिको एक थेरेपिस्ट के पास जाती है और उसकी थेरेपिस्ट उसे समझा रही होती है कि कभी कभी गुजरे हुए कल का सामना करके ही खुद को छुटकारा मिलता है, मगर वो अपने पास्ट को याद नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो वहां से चली जाती है। बिल्ली अपनी
टीम को बता देता है कि उसके पास ज्यादा समय नहीं है और एनी उसे कहने लगती है कि मैंने तुम्हें समझाया था कि टेम्पोररी वी लेना खतरनाक हो सकता है। मदर मिल्क उसे कहता है कि तू यहाँ से निकल, तूने हमें कभी सच नहीं बताया। और वो ह्यूई से कहता है कि अगर तू बिली के साथ जाना चाहता है तू भी चले जा। हेडक्वार्टर में मार्केटिंग टीम रायन के लिए एक कहानी तैयार कर रही होती है और वो लोग रायन के लिए एक सूट भी तैयार करते हैं। एशली बहुत ज्यादा खुश थी, मगर सिस्टर सेज कहने लगती है कि ये सब बकवास है। दुनिया को पता चलना चाहिए कि रायन पैदा हुआ है, ना कि उसे लैब में बनाया गया है। अगर रायन को मसीहा बनना है तो उसे अकेले खड़ा रहना होगा। होमलैंडर को सिस्टर सेज का आइडिया पसंद नहीं आता, मगर वो कहती है कि मैं तुम्हारी मदद ही कर रही हूँ और होमलैंडर को यही तो चाहिए था जो उसकी चापलूसी ना करे। फिर वो लिफ्ट में एशली से मिलती है और कहती है कि मुझे पता है कि तुम दुनिया की सबसे स्मार्टेस्ट इंसान हो, मगर तुम होमलैंडर से उस तरह बात नहीं कर सकती, उसे पसंद नहीं है। सेज कहती है कि मैं तो बस उसे सच बता रही थी। फिर वहाँ पर डीप आता है और वो एक बच्चे वाले मिशन में जाना चाहता था, लेकिन एशली उसे बेवकूफ कहकर चली जाती है। सेज डीप से कहती है कि तुमने उसे जवाब क्यों नहीं दिया। तब वो कहता है कि वो तो खुद पागल है। मदर मिल्क कल हुए दंगे के वीडियो को देख रहा था, जिसमें वो टॉड के साथ साथ और भी कुछ डेड बॉडीज को देखता है और पूछता है कि ये डेड बॉडीज अचानक आ कहां से गए, और कहता है कि जरूर ए ट्रेन ने ही ये सब कुछ किया है। और वो लोग सिस्टर सेज के बारे में भी जान पाते हैं, जो दुनिया की सबसे स्मार्टेस्ट इंसान है, और वो लोग आज रात उससे मिलने का प्लान करते हैं। अब आखिर में रायन को भी फिल्म में काम करना पड़ता है और वो जैसा भी एक्टिंग करता है डायरेक्टर को ओके करना ही पड़ता है। ब्लैक नॉयर आजकल कुछ ज्यादा ही बोलने लगता है, जिससे लोग बहुत ज्यादा परेशान होने लगते हैं। डीप एशली से कहता है कि मुझसे बात करनी है तो इज्जत से बात करना। तो एशली उसे वापस से बेइज्जती करने लगती है, तो डीप उसे डरा देता है और कह देता है कि वो उसे मार डालेगा। एशली अब डर जाती है और वहां से चली जाती है। मार्केटिंग टीम बात कर रही होती है कि रायन एकदम हीरो मटेरियल है, जबकि होमलैंडर के चेहरे से तो झुर्रियां हटाने में ही बजट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ये सब कुछ होमलैंडर छुप छुप कर सुन लेता है। मदर्स मिल्क सिस्टर सेज से मिलने के लिए आया होता है, लेकिन वहां पर तो पहले से ही बिली था। मदर्स मिल्क उसे कहता है यहाँ से चले जाने के लिए, लेकिन बिल्ली कहाँ मानता है। किमी को एक फोटो देखती है, जिससे देखकर उसका अतीत उसे वापस याद आने लगता है। फिर सभी सेज को देखते हैं और उसके पीछे जाते हैं। तो वहाँ पर सभी लोग इकट्ठा होते हैं और स्टेज पर फायर क्रैकर को बुलाया जाता है। बिल्ली की तबीयत थोड़ी खराब होने लगती है। दूसरी तरफ फायर क्रैकर स्टारलाइट के खिलाफ कहते रहती है और वो ये भी बोलती है कि वो 3 डेड बॉडी जो मिली थी उसे स्टारलाइट के सपोर्टर्स ने मारा है। एक आदमी जो सुपर हीरो है वो उठकर चला जाता है। मदर्स मिल्क फ्रेंची से कहता है उसका पीछा करने। तभी उसे कॉलिन का मैसेज आता है और किमी को उसका फोन छीन कर मैसेज कर देती है और वो फ्रेंची से कहती है कि तुम्हें कॉलिन के साथ वक्त बिताना चाहिए। और वो बहुत पी हुई थी और उसे कहने लगती है कि अगर तुम मेरे वजह से रुके हुए हो तो वैसा मत करो। इसके बाद फ्रेंची उस आदमी का पीछा करते हुए लॉकर रूम में जाता है और उसे उस आदमी का फोन मिलता है, जिसमें एक मैसेज लिखा हुआ था, रात 9 बजे एक कमरे में मिलने। फिर जैसे वो लोग सोना में जाते हैं, वहां पर उसी आदमी के 6 डॉपलगैंगर्स होते हैं और वो लोग आपस में कुछ अजीब हरकतें कर रहे थे, इसलिए दोनों उसे अकेला छोड़ देते हैं। एनी ह्यूई को समझा रही होती है कि तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए, मगर वो कहता है कि वहां जाऊंगा तो बस पुरानी यादें ताज़ा होते रहेगी, जो मैं नहीं चाहता। ह्यूई उसे समझाता है कि लोग तुम्हें सुपर हीरो की तरह देखना चाहते हैं और कहीं ना कहीं तुम्हारा वो सूट बेमतलब का नहीं था। वो लोग बात कर ही रहे होते हैं कि वहां पर ए ट्रेन उन्हें दिख जाता है और एक लड़की उसके साथ सेल्फी लेती है और वो अपने भतीजे को बता रहा होता है कि कैसे वो सुपर हीरो बना। कि तभी वहां पर उसका भाई नेथन आ जाता है, जो काफी गुस्से में था, और वो अपने दोनों बेटों को समझा देता है कि तुम्हारे अंकल कोई सुपर हीरो नहीं है, आज के बाद इनके सामने नजर मत आना। ए ट्रेन बिजली की तरह वहां से चला जाता है और ये सब एनी देख लेती है। सेज फायर क्रैकर से मिलती है और उसे पूछती है कि तुम सच में स्टारलाइट के बारे में इतना बुरा सोचती हो या तुम्हारी कोई पर्सनली दुश्मनी है उससे। वो अपना और होमलैंडर का फोटो उसे दिखाती है, जिसे देखकर फायर क्रैकर इंप्रेस हो जाती है। वो उसे कहती है कि मैं तुम्हें उससे मिला सकती हूँ, लेकिन तुम्हें अपनी पावर्स दिखानी होगी। फायर क्रैकर अपनी पावर उसे दिखाती है और सेज उसे पूछती है कि तुम यहाँ लोगों को इकट्ठा क्यों करती हो। फायर क्रैकर कहती है कि मैं उन्हें मकसद देती हूँ, क्योंकि इन लोगों का अपना कोई नहीं है, कम से कम वो यहाँ आकर अपने लिए लड़ तो सकते हैं। मदर्स मिल्क और बिली उनकी बातें सुन रहे थे और उन्हें समझ आ गया था कि सेज के पास ऐसी कोई पावर्स नहीं है, वो बस इंटेलिजेंट है। बिली कहता है कि एक बार उठाकर पटक दो, खुद सब कुछ बता देगी। मदर्स मिल्क उसे समझाता है कि हम लोग यहाँ सिर्फ नजर रखने के लिए आए हैं, और इसके बाद उन दोनों के बीच फिर से झगड़ा होने लगता है और बिली बस उसे मारने के लिए उकसाते रहता है और मदर्स मिल्क उसे 3 मुक्का मार भी देता है। फिर किमिको को देखते हैं जो ड्रिंक कर रही थी और वो उसी लड़की के फोटो पर कालिक लगा देती है, और जब एक लड़का उसे रोकता है तो वो उसे जोर से धक्का देकर गिरा देती है। फ्रेंची समय पर उसे रोक लेता है और वहां से वो लोग निकलते हैं। ए ट्रेन द बॉयज के अड्डे तक पहुंच गया था और वो ह्यूई को एक पेन ड्राइव देता है और कहता है कि स्टारलाइट सपोर्टर पर मर्डर का इल्जाम लगा है
और वो मर्डर के समय 20 मील दूर थे, तो ये मर्डर उन लोगों ने नहीं किया। ह्यूई उससे पूछता है तुम हमारी मदद क्यों कर रहे हो? तो वो कहता है कि तुमने मेरे परिवार को देखा लेकिन तुमने मुझे उनके सामने जलील नहीं किया, उसके लिए थैंक यू। एक बैंक के बाहर देखते हैं एक डकैत एक छोटी बच्ची को पकड़ लेता है और रायन उस डकैत से कहता है छोटी बच्ची को छोड़ देने के लिए। वो उसे लड़ने वाला था कि तभी वहां पर होमलैंडर आ जाता है और वो होमलैंडर के कहने पर वो उस आदमी को जोर से फेंक देता है और वो मच्छर की तरह चटनी बन गया था। लड़की रायन को थैंक यू कहती है और फायर क्रैकर और सेज की बात सुनकर बॉयज की टीम रात 9 बजे एक कमरे में पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि ये तो उन लोगों को ही फंसाने के लिए एक ट्रैप था जिसमें वो लोग फंस गए। सेज कहती है कि तुम्हें क्या लगा कि तुम मेरा पीछा करोगे और मुझे पता नहीं चलेगा? तुम सभी लोग CIA के साथ काम करते हो और तुम लोग सुपर हीरो के सबसे बड़े दुश्मन हो। और वो फायर क्रैकर से कहती है कि अगर तुम इन लोगों को मार दोगी तो होमलैंडर तुमसे बहुत खुश होगा, समझ लो कि ये तुम्हारा एक ऑडिशन है। फिर वहां पर एक लड़ाई शुरू हो जाती है और स्प्लिंटर अपने एक ही शरीर से बहुत सारे डुप्लीकेट्स बना लेता है और ये देखकर मदर्स मिल्क और फ्रेंची बाहर आ जाते हैं, मगर वहां पर एक टीवी शो का पार्टी चल रहा होता है। फिर वहां पर स्प्लिंटर आ जाता है और गोली चलाने लगता है। फायर क्रैकर और किमिको एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं और दोनों मिलकर स्प्लिंटर के डॉपलगैंगर को मार डालते हैं। और फिर जैसे ही किमिको बाहर आती है स्प्लिंटर उसके सिर पर गोली मार देता है जिससे वो गिर जाती है। फायर क्रैकर लाइव जाती है, तभी वहां पर बिली आकर उस पर हमला करके उसे गिरा देता है और वो सभी लोग मिलकर स्प्लिंटर को मार डालते हैं और फायर क्रैकर वहां से भाग निकलती है। होमलैंडर अपने बेटे के लिए मिल्क शेक लेकर आता है और रायन बहुत ज्यादा रो रहा था क्योंकि उसने आज एक इंसान को मार डाला। होमलैंडर उसे कहता है कि ऐसे छोटे मोटे हादसे होते रहते हैं, इंसान नाजुक होते हैं, सबको नहीं बचा सकते। रायन कहता है उन्हें बचाना ही तो हमारा काम है और मैं ये सब दोबारा नहीं करूंगा। होमलैंडर गुस्सा हो जाता है और अपने बेटे से कहता है कि तुम्हें तकदीर नहीं चुना है, जितनी जल्दी समझ जाओगे उतना बेहतर होगा। एनी मतलब के स्टारलाइट अपने फैन से मिलती है और फ्रेंची को कॉल करता है लेकिन उसका फोन वो नहीं उठाता। फिर उसे शेरी वीडियो कॉल करती है और इतने समय के बाद उसे देखकर वो उसे पूछता है कि आखिर वो है कहाँ। शेरी कहती है कि मैं नहीं बता सकती, बस ये समझ लो कि मैं अच्छी हूँ। फ्रेंची उसे कॉलिन के बारे में बताता है और कहता है कि मैं उसे पहले रिहैब में मिला था और अब हम दोनों की बातें फिर से होने लगी हैं। शेरी उसे कहती है कि ये सब करना बंद करो और पूछती है कि अगर उसे पता चलेगा कि उसके परिवार वालों को तूने मारा तो क्या होगा। ह्यूई हॉस्पिटल आकर फिर से अपनी माँ से लड़ने झगड़ने लगता है और याद करने लगता है उस दिन को जब उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई थी। उसे उम्मीद थी कि उसकी माँ वापस आएगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो अपनी माँ से कहता है कि मैं आपको पावर ऑफ अटॉर्नी पर केस करूंगा, आपको कोर्ट तक घसीटूंगा। किमिको इंटरनेट पर किसी के फोटो को देखती है जिससे उसे अपने पास्ट में से कोई याद आता है और वो बाहर निकलने वाली होती है तो बिली आ जाता है और मदर्स मिल कहता है कि तूने वापस आकर हम सबको बचा लिया। बिली कहता है कि लीडर बनने के लिए थोड़ा सा कमीना बनना पड़ता है, नरम रहोगे तो मारे जाओगे। उसने पहले ही बहुत सारी गलतियां की हैं जिसे वो ठीक तो नहीं कर सकता, मगर वो अब एक सही काम करेगा और वो रायन को सुरक्षित रखेगा, मगर वो ये काम अकेला नहीं कर सकता, उसे अपनी टीम द बॉयज की जरूरत होगी। मदर्स मिल्क उसे कहता है इसके लिए बहुत देर हो चुकी है और बिली वहां से चला जाता है। होमलैंडर के रैली में बच्चे गाना गाते हैं और उसके बाद होमलैंडर स्पीच देने लगता है। कुछ लोग वहां पर स्टारलाइट को सही ठहरा रहे थे और इस पर होमलैंडर भीड़ को भड़काने लगता है कि स्टारलाइटर के सपोर्टर्स स्ट्रॉन्ग सुपर हीरो को हटाकर किसी LGBTQ कम्युनिटी के सुपर हीरो को खड़ा कर देंगे, इसलिए आपको अभी तय करना होगा कि अमेरिका का रक्षक कैसा होना चाहिए। फिर वहां पर सुपर 7 को बुलाया जाता है और 2 नए मेंबर्स को भी इंट्रोड्यूस किया जाता है। पहली है फायर क्रैकर और दूसरी है सिस्टर सेज। कैसलर बिली को एक पाउडर देता है और कहता है कि इससे होमलैंडर सो जाएगा और तभी बिली रायन को वहां से ले जा सकता है। होमलैंडर अपने बेटे रायन को भीड़ के सामने लाता है और वो उसे डांट के कहता है स्माइल करो। फायर क्रैकर को मीडिया से बात करते हुए देखकर सेज होमलैंडर से कहती है कि स्टारलाइट वापस आ गई है और उसकी टक्कर की अब यही बची है, यही है जो स्टारलाइट का मुंह बंद करेगी। सेज यहाँ पर सुपर 7 का हिस्सा बनने नहीं आई थी, मगर होमलैंडर उसे भरोसा दिलाता है कि तुम्हें मजा जरूर आएगा। ह्यूई अपने लॉयर से बात करता है और वो अपने माँ के ऊपर से पावर ऑफ अटॉर्नी हटाना चाहता था, मगर उसके लिए उसके पापा का होश आना बहुत जरूरी था। फ्रेंची कॉलिन से मिलता है स्टारलाइट हाउस में और एक आदमी पहुंच जाता है और उसे लगता है कि यहाँ पर बच्चों को पकड़ के रखा गया है। वो होमलैंडर की बातों से ब्रेन वॉश हो चुका था। वो बंदूक निकाल लेता है और फ्रेंची उसका बंदूक छीन लेता है, लेकिन वो आदमी उसके चेहरे पर वार करता है और गुस्से में वो बंदूक से उसके सिर पर मारता है, जिससे वो आदमी गिर गया था। कॉलिन फ्रेंची के घाव पर बैंडेड लगाता है और फिर दोनों वहां पर थोड़े करीब आने लगते हैं। प्रेसिडेंट रॉबर्ट अपने मिनिस्टर के साथ मीटिंग कर रहे थे। फिर वहां पर न्यूमैन आ जाती है और प्रेसिडेंट उसे कहने लगते हैं कि हम लोग वॉट कंपनी के बारे में ही बात कर रहे थे। प्रेसिडेंट का मानना है कि मिलिट्री में सुपर हीरो का जाना सही नहीं है। न्यूमैन कहती है ये बिल्कुल सही डिसीजन है, लेकिन ऐसा भी
नहीं लगना चाहिए कि हम उनसे डायरेक्ट दुश्मनी मोल ले रहे हैं। प्रेसिडेंट कहते हैं सुपर हीरो बस एंटरटेनमेंट के लिए होते हैं, उनकी जगह सर्कस में है। न्यूमैन एक झटके में उसका काम तमाम कर सकती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं करती। कीमिको फ्रेंची से आकर कहती है ह्यूई ने उसे हैकिंग सिखाया और वो अपने पुराने दुश्मनों को ढूंढकर उन्हें खत्म कर देना चाहती थी, मगर फ्रेंची मना करता है और वो लोग टीवी में सुपर 7 के नए मेंबर्स को देखते हैं और एनी सोच रही होती है कि फायर क्रैकर हमेशा उसे चिढ़ी हुई क्यों रहती है। मदर्स मिल्क ए ट्रेन से मदद लेना चाहता है और स्टारलाइट समझाती है कि ये थोड़ा रिस्की हो सकता है। ह्यूई कहने लगता है बिली का वापस आना जरूरी है। रायन वीडियो गेम खेल रहा था और वीडियो गेम के जरिए बिली रायन से बात करता है और उसे कहता है कि वो उसे मिलना चाहता है। होमलैंडर स्टारलाइट के स्पीच को सुनकर बहुत गुस्से में था और फायर क्रैकर उसे मिलने के लिए आती है और उसे कहती है कि मैं हमेशा तुम्हारी वफादार बन के रहूंगी, कुछ भी करूंगी। ब्लैक नॉयर बहुत ज्यादा कंफ्यूज था और कहने लगता है कि मुझे यहाँ करना क्या है, कोई मुझे कुछ बताता ही नहीं। एशली उसकी बातें सुनकर फ्रस्ट्रेट हो जाती है। होमलैंडर उसे कहता है अब अपना मुंह बंद भी करो। होमलैंडर एशली से कहता है यहाँ से चले जाने के लिए क्योंकि यहाँ सिर्फ सुपर 7 की मीटिंग है। आज से एशली की जिम्मेदारी सेज संभाल लेगी। CEO मतलब कि एशली पूछती है क्या आप मुझे निकाल रहे हैं? सेज कहती है नहीं, क्योंकि कंपनी को कोई चेहरा तो चाहिए। एशली वहां से चली जाती है और कागज पेन उसके गिरते ही रहते हैं। खैर ब्लैक नॉयर सो रहा था। सेज बताने लगती है कोई तो है जो फुटेज चुराकर स्टारलाइट को उसने दे दिया ताकि स्टारलाइट के सपोर्टर्स मर्डर के इल्जाम से बच जाएं। ये ट्रेन थोड़ा घबराने लगता है क्योंकि उसी ने तो वो पेन ड्राइव द बॉयज की टीम को दिया। तभी वो लोग डीप की तरफ देखते हैं क्योंकि क्राइम एनालिटिक्स डीप का डिपार्टमेंट है। सेज उसे कहती है कि मुझे उन हर एम्प्लॉयज की लिस्ट चाहिए जिसके पास सर्वर रूम का एक्सेस है और अब से तुम क्राइम एनालिटिक्स के हेड नहीं हो। फिर जैसे वो अपने कमरे में आता है तो ऑक्टोपस उसे बात करने लगती है और उसे कहती है वैकेशन पर चलने, मगर डीप मना करता है और कहता है वो बहुत बिजी है। ऑक्टोपस कहती है कि तुम मुझे छूते भी नहीं हो, मैं हमेशा यहीं पर अंधेरे में बंद रहती हूँ। एशली के कमरे में वो न्यूज जर्नलिस्ट कैमरून आता है जिसके साथ वो अक्सर मजे करती है और वो काफी गुस्से में थी और कहती है कि मैंने होमलैंडर के साथ क्या क्या नहीं किया, कभी छुट्टी नहीं ली और ये सब मुझे देखने को मिल रहा है। मैं बिल्ली से मिलने के लिए रायन पहुंच जाता है और वो रायन को कुकीज खाने को बोलता है जो रेबेका बनाया करती थी, मगर रायन को भूख नहीं है। ए ट्रेन से मदर्स मिल्क मिलने आता है जो उसके भाई का फोन हैक करके उसे यहाँ पर बुलाया था। ए ट्रेन उसे बात नहीं करना चाहता था। मदर्स मिल्क उसकी मदद चाहता है क्योंकि उसने पहले स्टारलाइट की भी मदद की और वो ए ट्रेन से कहता है मेरे पास तेरे खिलाफ बहुत सारे सबूत हैं जिससे कि तेरे ही लोग तेरी चमड़ी उधेर के रख देंगे, लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं। वो उन 3 लोगों के बारे में बात करता है जिसकी डेड बॉडी मिली थी और कहता है उनमें से एक को मैं जानता हूँ, वो मुझे पसंद तो नहीं था लेकिन बंदा मासूम था। ए ट्रेन उसकी मदद नहीं करना चाहता क्योंकि एक गलत कदम और उसकी जान चली जाएगी। कीमिको और फ्रेंची पहुंच जाते हैं कीमिको का बदला लेने के लिए, मगर फ्रेंची थोड़ा सा नशे में था। कीमिको को वहां सभी लोग मारने लगती है लेकिन फ्रेंची कहीं गायब हो गया था और वो कॉलिन को देखता है और उसके परिवार को मारने के लिए उससे माफी मांगता है। फिर वो नीना को देखता है जो उसे कहने लगती है कि तू एक कातिल है, एक दरिंदा है, तूने तो बच्चों औरतों को भी नहीं छोड़ा। आखिर में कीमिको वहां पर एक लड़की को देखती है मगर वो वहां से बच के भाग निकलती है। फ्रेंची पूछता है वो थी कौन? रायन बिली के साथ गेम खेल रहा था और दोनों अच्छा वक्त बिता रहे थे और बिली के सामने वो थोड़ा सा खुलकर बातें करने लगता है और कहता है मैंने किसी को चोट पहुंचाया और वो मर गया। होमलैंडर कहता है कि इसके लिए फिक्र करने की जरूरत नहीं। बिली समझ गया था कि अगर रायन होमलैंडर के साथ रहेगा तो ऐसे ही धीरे धीरे करके वो मॉन्स्टर बन जाएगा। बिली उसे कहता है मैं भी एक बुरा इंसान हूँ, बच्चों को संभालना मुझे नहीं आता और मैं इस दुनिया को कुछ भी अच्छा देकर नहीं जाऊंगा। दुख इसी बात का है। सेज क्राइम एनालिटिक्स में काम करने वाली अनिका से बात करती है और उसे पूछने लगती है कि तुम और स्टारलाइट बहुत अच्छी दोस्त हो। वो कहती है दोस्त जैसा तो कुछ नहीं, मगर सेज कहती है पिछले महीने तुम स्टारलाइट को कॉल की थी। अनिका घबराने लगती है लेकिन वो लोग कहते हैं शांत रहने क्योंकि हम लोग सिर्फ पता करना चाहते हैं कोई तो है जो स्टारलाइट की मदद कर रहा है। अनिका बताने लगती है कि वो एक बार स्टारलाइट को कॉल की तो थी और तभी अचानक से होमलैंडर लेजर से उसे मार डालता है। सेज उसे कहती है वो जो बताने वाली थी वो इम्पोर्टेंट था। एशली बहुत ज्यादा डरने लगती है और फायर क्रैकर एनी से मिलने के लिए आती है और उसे पूछती है कि तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो। फायर क्रैकर कहती है लगता है मैं तुम्हें याद नहीं हूँ। वो कहती है कि जब वो 13 साल की थी तो वो ब्यूटी पेजेंट में हिस्सा ली थी जिसमें स्टारलाइट भी गई थी। तब जाकर स्टारलाइट को याद आता है। फायर क्रैकर कहने लगती है कि वो सिर्फ 13 साल की थी जब एनी ने लोगों के बीच ये फैला दिया था कि ब्यूटी पेजेंट जीतने के लिए फायर क्रैकर ने जजेस के साथ सोया है और वो एनी से पूछती है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। एनी कहती है
कि मैं बहुत छोटी थी, बेवकूफ थी। फायर क्रैकर का रेप्यूटेशन पूरी तरह से खराब हो गया था और इसीलिए एनी उससे माफी मांगने लगती है और फायर क्रैकर उसे कहती है कि तुम खुद को अच्छा समझती हो, आसमान से उतरा हुआ फरिश्ता समझती हो, लेकिन मैं तो तुम्हारे अंदर एक खुदगर्ज लड़की को देख पा रही हूँ। ह्यूई और मदर्स मिल्क न्यूमैन पे नजर रखने के लिए आए होते हैं जो वहाँ होमलैंडर से मिलने के लिए आएगी और ये बात बताने वाला ए ट्रेन था। ह्यूई हैरान हो जाता है कि मदर्स मिल्क ए ट्रेन से मिल रहा था। ह्यूई इवेंट के अंदर चला जाता है और न्यूमैन समय से पहले वहां पर पहुंच जाती है। वो सारे परफॉर्मर के साथ फोटो खिंचवाती है और अपनी बेटी को वहां बैठा कर चली जाती है। मदर्स मिल्क ह्यूई से कहता है जल्दी से डिवाइस लगाकर वहां से निकलने। फिर उस जगह पर होमलैंडर और सेज पहुंच जाते हैं और आखिरकार होमलैंडर से न्यूमैन मिलती है। सेज बताती है कि वो फायर क्रैकर को इसलिए लाई है क्योंकि वो स्टारलाइट को खत्म कर सकती है और वो लोग ये करके न्यूमैन की मदद कर रहे हैं और आखिर में वो लोग प्रेसिडेंट को भी मार डालेंगे और बदले में वो लोग चाहते हैं कि सुपर ह्यूमन ब्यूरो को भी बंद कर दिया जाए और वो हर चीज बंद हो जाए जो सुपर हीरो और उसके खिलाफ है। होमलैंडर फिर न्यूमैन से कहता है कि जब तुम प्रेसिडेंट बन जाओगी तब तुम इस दुनिया को दिखा देना कि तुम हो कौन। न्यूमैन कहती है वो ऐसा कभी नहीं करेगी। तो होमलैंडर उसे भड़काने लगता है और कहता है लगता है तुम खुद से नफरत करती हो, तुम अपनी बेटी के बारे में भी क्या यही सोचती हो, वो भी खुद से नफरत करे, तुम्हारी बेटी खुद से शर्मिंदा हो, यही सब तो बदलना है। ह्यूई ऊपर वेंट के अंदर से ये सब कुछ सुन रहा था। तभी उसके पसीने का एक बूंद होमलैंडर के सूट के ऊपर गिरता है और वो सूंघ कर समझ जाता है कि ऊपर कोई इंसान है और होमलैंडर लेजर से हमला करता है, लेकिन ह्यूई समय पर बचकर भाग निकलता है। मदर्स मिल्क ह्यूई को बचाने के लिए स्पॉटलाइट दूसरी तरफ घुमा देता है जो होमलैंडर की आंखों में लगता है और वो अपने लेजर से अनजाने में एक परफॉर्मर को मार डालता है। चारों तरफ भगदड़ मच जाती है और होमलैंडर बहुत गुस्से में था और वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ ह्यूई को एयर ट्रेन बचा लेता है। बिना कुछ कहे वो वहां से चला गया था। एनी, फ्रेंची और किमी को एक साथ बैठकर ड्रिंक कर रहे थे और फ्रेंची बता रहा होता है कि कैसे उसके पापा अपने घर पर धंधे वाली को बुलाते थे और उनके साथ मजे करते थे, जबकि वो फ्रेंची को बाथटब में पानी के अंदर छोड़ दिया करते थे 1 घंटे के लिए। फ्रेंची अपने पापा के टॉर्चर से बचने के लिए कुछ भी नहीं करता। स्टारलाइट भी कहने लगती है कि वो भी बस दूसरे लोगों के इशारे पर चलते आ रही है कि उसे क्या करना है, क्या खाना है, कहाँ जाना है। फ्रेंची पूछता है कभी पछतावा होता है कि काश अपने फैसले खुद से ले लिए होते। एनी कहती है हाँ होता है। किमिको को लगने लगता है कि फ्रेंची के साथ कुछ गलत हो रहा है और वो उसकी मदद करना चाहती है जैसे फ्रेंची ने उसकी मदद की थी, मगर फ्रेंची उसे कहता है कि उसे किमिको की जरूरत नहीं है। ह्यूई हॉस्पिटल में आकर अपनी मॉम से बात करता है और उनसे पूछता है आप हमें छोड़कर क्यों चली गई थी। उसकी माँ कहती है कि वो 22 की थी जब ह्यूई पैदा हुआ था और वो डिप्रेशन में थी। लोगों को लगता है डिप्रेशन में क्या ही होता है, लेकिन असली में दर्द ऐसा होता है कि खुद को तैयार करना भी कोई पहाड़ चढ़ने जैसा लगता है। कुछ साल बीत गए, उसने खुद को मारने की भी कोशिश की, मगर एक दिन वो अपने बेटे को स्कूल छोड़कर, घर छोड़कर, अपना परिवार छोड़कर चली गई। वो फोन करना भी बंद कर दी क्योंकि उसे लगा कि वो माँ बनने के लायक ही नहीं है। केसलर बिली से कहता है कि तुमने रायन को कुकीज क्यों नहीं खिलाया, उसी में दवाई मिला हुआ था। बिली कहता है कि जब वो खुद आना चाहता है तो उसे दवाई देने की क्या जरूरत, मगर वो कहता है कि तुम्हारे पास समय नहीं है। डीप सेज से मिलने के लिए आता है और उस पर काफी गुस्सा करता है कि आखिर वो होती कौन है उसे क्राइम एनालिटिक्स से निकालने वाली। फिर वो लोग वहां पर बैठकर प्याज के पकौड़े खाने लगते हैं और फिर बात करते करते एक दूसरे को पकौड़े खिलाते हैं और फिर एक दूसरे को ही खाने लगते हैं। होमलैंडर अकेले कमरे में बैठा हुआ था क्योंकि रायन कमरे में नहीं था। रायन जब आता है तो वो झूठ कहता है कि वो हॉट डॉग्स खाने के लिए गया था, मगर होमलैंडर जानता है कि वो झूठ कह रहा है। रायन कह देता है कि वो बिली से मिलने गया था क्योंकि वो कुछ दिन का मेहमान है। होमलैंडर उस पर चिल्लाता है कि तुम्हें इससे क्या, तुम्हारे पास यहाँ पर सब कुछ है, घर है, मैं हूँ। होमलैंडर गुस्सा हो जाता है और रायन वहाँ से चला जाता है। फिर वो आईने में खुद से बातें करने लगता है जो उसे कहने लगता है कि तुम कमजोर हो गए हो, एक दिन रायन तुम्हें छोड़कर चला जाएगा, तुम्हें शुरू से शुरुआत करनी होगी, तुम्हें अपने घर जाना होगा। अब इसके बाद होमलैंडर अपने घर मतलब के अंडरग्राउंड लैब पहुंचता है जहां पर उसका बचपन बीता और वहां के साइंटिस्ट उसे जॉन कहकर बुलाते हैं क्योंकि पहले होमलैंडर का नाम जॉन था। होमलैंडर सबके लिए केक लेकर आया था और देखते हैं कि वहां पर वो पुराने लोग भी काम कर रहे थे मगर कुछ नए लोग भी थे। इसके बाद वो लोग केक खाने लगते हैं और बिली नहाने के लिए जाता है तो उसके पीठ के अंदर कुछ चलता हुआ देखते हैं और उसे बेहोशी जैसा लग रहा था तो वो वहीं गिर जाता है। फिर वो अपनी पत्नी को देखने लगता है जो उसे कहती है मेरे पास आ जाओ, तुम्हारे मर जाने से दुनिया
दुनिया खत्म नहीं हो जाएगी। ह्यूई देखता है कि उसके पापा के शरीर से फीडिंग ट्यूब हटा दिया गया था, जिससे वो काफी गुस्सा हो जाता है, लेकिन उसकी माँ कहती है तुम्हारे पापा यही चाहते थे। मगर वो पूछता है कि इनके पास कितने समय बचे हैं। नर्स कहती है बस कुछ और दिन। वो थोड़ा दुखी हो गया था। एनी प्रेसिडेंट रॉबर्ट से मिलने के लिए आती है और प्रेसिडेंट बताते हैं कि हमने उस सर फोड़ने वाली लड़की को मारने का तरीका ढूंढ लिया है और मुझे तुम्हारे साथ कोई मीटिंग नहीं करनी। एनी कहती है कि वो वॉट कंपनी को डुबाने में प्रेसिडेंट की मदद कर सकती है और इसीलिए वो उस बिल को पास करवाना चाहती है जिसके साथ प्रेसिडेंट खड़ा है। स्टारलाइट प्रेसिडेंट की मार्केटिंग में मदद कर सकती है और प्रेसिडेंट कहते हैं कि मेरे पास मार्केटिंग की बहुत बड़ी बजट है। स्टारलाइट कहती है कि वो तो देख ही सकते हैं, आपके एड्स वहां आते हैं जो चैनल कुत्ते भी नहीं देखते हैं। प्रेसिडेंट कहते हैं तो बताओ क्या तुम्हारा सजेशन है। एनी कहती है कि मेरे कहने से सड़कों पर कई लोग निकल आएंगे बिल पास कराने के लिए और मैं अंत तक आपके साथ रहूंगी। फ्रेंची और कॉलिन एक दूसरे के साथ वक्त बिता रहे होते हैं, लेकिन कॉलिन अपने पुराने दिनों को याद करता है और कहने लगता है कि अपने परिवार को याद करके बहुत तकलीफ होती है। वो कहता है कि उसकी माँ एक फेडरल जज थी और उस समय रशियंस का बोलबाला था और एक औरत माफिया हुआ करती थी और मेरी माँ उसे पकड़ना चाहती थी, लेकिन उन लोगों ने कॉलिन के ही मॉम को मार डाला। जब माफिया के लोग उसके घर आए थे तब कॉलिन बिस्तर के नीचे छिप गया था और उसने हमलावर के पैर को देखा जिसमें गोली लगने के निशान हैं। फ्रेंची अपना पैर छुपा लेता है और वो बहुत ज्यादा डर गया था कि कहीं उसका सच कॉलिन को पता न चल जाए। एनी स्टारलाइट हाउस आती है और बिल्डिंग के बाहर फायर क्रैकर का शो होने वाला था, जिससे वो काफी गुस्सा हो जाती है। सेज मार्केटिंग टीम को समझा रही होती है किस तरीके से सोशल मीडिया में स्टारलाइट को ट्रेंड करवाना है और उसकी धज्जियां उड़ानी है। उसके बाद वो फायर क्रैकर को समझा देती है कि उसे स्पीच में क्या बोलना है। वो स्पीच पढ़ के हैरान हो जाती है और सेज उसे कहती है कि तुम मुझे पहले घमंडी लगती थी लेकिन तुम इम्प्रेसिव हो। सेज उसे कहती है कि हम दोनों यहाँ पर नए हैं, एक दूसरे का ख्याल तो रखना पड़ेगा ही। इसके बाद फायर क्रैकर अपना शो स्टार्ट करती है और स्टारलाइट के पास बॉयज की टीम आती है, लेकिन वो बिल्ली को देखकर गुस्सा हो गई थी और कहने लगती है कि इसे यहाँ लाने की क्या जरूरत। वो बिल्ली को निकल जाने को बोलती है, लेकिन मदर्स मिल्क उसे समझाता है कि मुझे भी बिल्ली उतना पसंद नहीं है, लेकिन अगर होमलैंडर और सेज को रोकना है तो हमें इसके साथ काम करना पड़ेगा। बिल्ली एनी से पूछता है कि आखिर क्या रीजन है कि फायर क्रैकर तुझे पसंद नहीं करती। एनी कुछ नहीं बताती। लैब में देखते हैं कि सभी लोग होमलैंडर का लाया हुआ केक खा रहे थे और होमलैंडर फ्रैंक नाम के साइंटिस्ट के साथ गेम खेल रहा था और वो लोग कागज को डस्टबिन में फेंकते हैं और होमलैंडर याद करके बताता है कि कैसे फ्रैंक उसे ओवन में जलने के लिए छोड़ दिया करता था और बस देखते ही रहता था। होमलैंडर कहता है कि मैं अंदर दर्द से तड़पते रहता था, लेकिन बाहर खड़े हुए लोग उनकी मदद नहीं करते बल्कि होमलैंडर को स्टडी करते थे। फ्रैंक भी वहीं पर था। होमलैंडर फ्रैंक से कहता है तुम ओवन में जाओ। फ्रैंक उसे माफी मांगने लगता है, लेकिन होमलैंडर उसे बंद करके ओवन चालू कर देता है, जिससे फ्रैंक अंदर जलकर मर जाता है और ये देखकर बाकी साइंटिस्ट के पसीने छूटने लगते हैं। ह्यूई और कीमिको जाते हैं ए ट्रेन से मिलने के लिए, लेकिन देखते हैं कि उन पर कोई नजर रखे हुए था। ह्यूई ए ट्रेन से कहता है मुझे कंपाउंड भी चाहिए, वो भी आज। ए ट्रेन कहता है कंपाउंड को होमलैंडर ने अपने अपार्टमेंट में रखा है और वहाँ कोई नहीं जा सकता। वो वापस जाने लगता है तो वो उसे कहता है कि तूने मेरी गर्लफ्रेंड को मारा था, कम से कम तू बदले में मेरे लिए इतना तो कर ही सकता है। ए ट्रेन मान जाता है और कहता है कि अगर मैंने तुझे कंपाउंड दे दिया तो हिसाब बराबर हो जाएगा। ए ट्रेन को वहां देखकर किमिको गुस्से में थी और कहती है कि तुमने मुझे उसके बारे में क्यों नहीं बताया। ह्यूई कहने लगता है कि वो अपने पापा को मरने नहीं देना चाहता, मतलब कि वो ये कंपाउंड वी अपने पापा को देने वाला है। किमिको उसे समझाती है कि तुम्हें अपने पापा को जाने देना होगा। तभी उन पर गोली चलने लगती है और वो लोग किसी तरह वहां से भाग निकलते हैं। ह्यूई के पैर में चोट लग गई थी और किमिको उसे बताती है कि वो लोग शाइनिंग लाइट ऑर्गेनाइजेशन से थे जो टेररिस्ट हैं। किमिको ने उनके कुछ लोगों को मार डाला था। फायर क्रैकर अपने शो कर रही थी जहां इंसान क्या कोई मक्खी भी नहीं आया था। बिल्ली थोड़ा सा कमजोर पड़ने लगता है और वो मदर्स मिल से कहता है मेरे लिए काम करेगा, अगर मैं ये काम नहीं कर पाऊं तो तुझे होमलैंडर से रायन को अलग करना होगा। इसके बाद दोनों फायर क्रैकर से मिलने के लिए जाते हैं और वो फायर क्रैकर को एक फोटो दिखाते हैं जिसमें फायर क्रैकर एक 15 साल के लड़के के साथ सेक्स कर रही थी, मतलब कि फायर क्रैकर एक पेडोफाइल है। जिससे फायर क्रैकर घबराने लगती है और वो लोग बोलते हैं कि बता दे तू और सेज सभी लोग मिलकर क्या प्लान कर रहे हैं, वरना एक बटन दबाऊंगा पूरी दुनिया को तेरा सच पता चल जाएगा। लेकिन फायर क्रैकर खुद ही उसे पोस्ट कर देती है और कहती है कि प्लान खुद ही पता कर लो। स्टारलाइट एजिकिल के धार्मिक सभा को देख रही थी, तभी वहां पर फायर क्रैकर पहुंच जाती है और कहती है कि मुझे माफी मांगनी है और वो कबूल कर लेती है कि वो 15 साल के लड़के के साथ इंटीमेट हुई थी, लेकिन उसके बाद वो भगवान के शरण में आ गई और उसके सारे पाप धुल गए। फिर वो स्टारलाइट के बारे में कहने लगती है कि वो कोई सुपर हीरो नहीं है। ये सब कुछ देखकर स्टारलाइट हैरान हो गई थी
और वो शर्मिंदा होकर वहाँ से चली जाती है। बिली वापस आता है और फायर क्रैकर के वैन की चाबी लेकर आया था और वो फ्रेंची से कहता है पता लगाने के लिए कि अंदर है क्या। एड्रियन कंपाउंड वी चुराने के लिए आता है मगर वहाँ उसे एशली देख लेती है। एड्रियन देखता है कि एशली होमलैंडर के टॉयलेट में गई थी और वो ठीक से फ्लश नहीं की और वो एशली से कहता है कि अगर होमलैंडर को पता चल गया तो ये तुम्हारी आखिरी पॉटी होगी। मतलब कि दोनों ही होमलैंडर से बदला लेना चाहते हैं। होमलैंडर एक और साइंटिस्ट मार्टी से बात करता है और कहता है कि जब मैं इस लैब में बंद था तो तुम मुझ पर हमेशा नजर रखते थे, मेरा ख्याल रखते थे, लेकिन जवान लड़कों की एक जरूरत होती है जो मैं तभी पूरी कर सकता था जब तुम राउंड पे जाते थे। लेकिन एक दिन तुमने मुझे पकड़ लिया बिना पैंट के और तुम बहुत हंसे मुझ पर, तुमने मेरा दिल तोड़ा। इसलिए होमलैंडर मार्टी से कहता है कि तुम्हें सबके सामने अपनी पिचकारी हिलानी होगी। मार्टी माफी मांगने लगता है लेकिन होमलैंडर बहुत सीरियस था और वो उसे कहता है कि अगर तुम्हारा नन्हा दोस्त बड़ा नहीं हुआ तो मैं उसे काट दूंगा। मार्टी बहुत कोशिश करता है लेकिन कोई फायदा नहीं होता और होमलैंडर लेजर से उसके नन्हे दोस्त पर हमला करता है और वो भी मर जाता है। आखिर में वहां पर हेड बारबरा आती है और उसके कहने पर होमलैंडर मार्टी के सिर को कुचल देता है। किमिको और ह्यूई जाते हैं शाइनिंग लाइट के लोगों से लड़ने के लिए लेकिन किमिको मारी जाती है मगर वो फिर से जिंदा हो गई थी। फिलहाल के लिए ह्यूई को उनसे लड़ना पड़ता है और बड़े ही बेरहमी से वो लोग एक एक आदमी को मार देते हैं। आखिर में वो लोग एक लड़की से मिलते हैं और किमिको उससे जापानीज में बात करती है और दोनों एक दूसरे को पहचानते हैं और उस लड़की के चेहरे पर निशान किमिको ने बनाया था इसलिए वो किमिको से नफरत करती थी। मगर वो दोनों वहां से चले जाते हैं और फ्रेंची जाता है फायर क्रैकर के वैन में और इधर उधर चेक करने लगता है। दूसरी तरफ फायर क्रैकर बस स्टारलाइट की धज्जियां उड़ाने में लगी रहती है और एक रिपोर्ट सबके सामने रखती है जिससे पता चलता है कि स्टारलाइट प्रेग्नेंट हुई थी और उसने अबॉर्शन करा लिया था। स्टारलाइट हैरान हो जाती है और एजिकिल फ्रेंची को वैन में देख लेता है और वो उस पर हमला कर देता है। फायरक्रैकर स्टारलाइट के खिलाफ जहर उगलते ही रहती है इसलिए स्टारलाइट को वहां पर आना पड़ता है और फिर उन दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है। फ्रेंची को बचाने के लिए बिली आता है और उसके हाथ को वो जमा देता है और तोड़ देता है। मदर्स मिल्क स्टारलाइट को रोकता है क्योंकि वहां पर मीडिया मौजूद थी इसलिए वो दोनों वहां से निकलते हैं। एजिकिल बिली से लड़ने लगता है लेकिन तभी बिली बेहोश होने लगता है और जब उसे होश आता है तो एजिकिल के टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। आखिर में स्टारलाइट और मदर्स मिल्क वहां पहुंचते हैं और वो लोग फ्रेंची को लेकर वहां से निकलते हैं। होमलैंडर बारबरा से बात कर रहा था और वो होमलैंडर को बताने लगती है कि मैं वहीं थी जब तुम पैदा हुए थे, तुम जिस औरत के अंदर पल रहे थे अपने लेजर से तुमने उसके पेट को फाड़ दिया था और तुम बाहर आ गए और तुमने कई डॉक्टर और नर्सेस को भी मार डाला। वो उसे कहती है तुम चाहे तो यहाँ से भाग सकते थे, हम तो तुम्हारे मुकाबले के हैं ही नहीं, लेकिन तुम कभी भागे ही नहीं क्योंकि तुम्हें हमेशा दूसरों का प्यार चाहिए था। कॉलिन फ्रेंची का देखभाल कर रहा था लेकिन वो उसे दूर ढकेल देता है और कहता है कि मुझसे इतना प्यार करने की जरूरत नहीं। वो कबूल कर लेता है कि उसी ने कॉलिन के परिवार को मारा था। वो उसे अपना पैर दिखाता है और कॉलिन उसे मारने वाला था लेकिन नहीं मारता और छोड़ देता है और बस कह देता है कि मेरे पास मत आना। सेज डीप से कहने लगती है कि अगर मेरे साथ कुछ करना है तो तुम्हें ये मेरी आंखों के अंदर घुसाना होगा। डीप वैसा ही करता है। उसके बाद दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। एनी वापस आती है। ह्यूई से कहने लगता है कि तुम्हें फायर क्रैकर की बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए, वो वैसे भी बेकार बातें ही करते रहती है। एनी कहती है कि मुझे उसके पास नहीं जाना चाहिए था और वो रोने लगती है और कहती है कि अबॉर्शन कराना उसके लिए बहुत ही मुश्किल डिसीजन था। वो उसे गले लगा लेता है। प्रेसिडेंट एनी को कॉल करते हैं। उसे कहने लगते हैं कि सूप कंट्रोल बिल आराम से पास हो जाता अगर तुम वो हरकत नहीं करती, अब तुम मेरे काम की नहीं हो। एट्रेन ह्यूई को कंपाउंड ला कर दे देता है और एट्रेन को लगता है कि ह्यूई उसे कभी माफ करेगा ही नहीं, मगर ह्यूई उसे कह देता है कि मैंने तुम्हें माफ किया। बिली ये सब कुछ देख रहा था और उसे पूछता है कि तू इस कंपाउंड का क्या करेगा, तो ह्यूई उसे कहता है कि मैं इसे अपने डैड को दूंगा। बिली उसे पागल कहता है और बताता है कि उसने भी ये कंपाउंड लिया लेकिन उसे कोई पावर नहीं मिली, बल्कि वो मौत के और नजदीक पहुंच गया है। इसलिए वो उसे समझाता है जो हो रहा है वही होने देने, नहीं तो सिचुएशन और खराब हो जाएगा। ह्यूई हॉस्पिटल आता है मगर वो अपने पापा को कंपाउंड नहीं देता। उसकी माँ भी वहाँ पर आ जाती है और ह्यूई अब मान लेता है कि वो अपने पापा को नहीं बचा सकता। वो वहाँ से चला जाता है अपने माँ के लिए कॉफी लाने। जब वो वापस आता है तो अचानक से उसके पापा को होश आने लगता है। दूसरी तरफ होमलैंडर लैब में सभी लोगों को मार देता है, बस बारबरा को छोड़ देता है। इसके बाद कंपनी के एक फैन फेस्टिवल V52 में हम उस न्यूज रिपोर्टर कैमरॉन और डीप को देखते हैं जो स्टेज पर आते हैं और वो लोग वॉट सिनेमैटिक यूनिवर्स के नए फेस के अनाउंसमेंट करते हैं और होमलैंडर कहीं खोया खोया सा था। सेज उसे अगर समझाती है कि सभी लोग तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम्हें इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ह्यूई के पापा बिल्कुल ठीक हो गए थे जिससे ह्यूई थोड़ा हैरान हो गया था और वो वापस अपने पापा से कहता है कि आप आराम करिए। वो अपनी माँ से अकेले में बात करता है और पूछता है कि आपने पापा को कॉम्पाउंड वी दे दिया क्या। वो कहती है हाँ,
हाँ तुम्हारे जेब से गिर गया था। ह्यूई कहने लगता है कि ये कंपाउंड खतरनाक हो सकता है, मगर उसकी माँ कहती है किसी के लिए तो ये वरदान होगा, तभी तो इतने सारे सुपर हीरोज घूम रहे हैं। देखो तुम्हारे पापा ठीक है। फायरक्रैकर अपने पॉडकास्ट में एज़ेकियल के मर्डर का इल्जाम स्टारलाइट पर लगा देती है। मदर्स मिल्क की बेटी जेनिन को स्कूल से मारपीट करने के लिए सस्पेंड कर दिया गया था, क्योंकि उसने जिस लड़के को पीटा वो होमलैंडर का फैन था। तो जेनिन ने उस लड़के को सच बता दिया, तो उस लड़के ने उसे गाली दी, तो जेनिन ने उसे सबक सिखा दिया। वो अपने पापा से कहती है कि आपने भी तो ऐसे ही किया था। उसके मम्मी पापा हैरान हो गए थे। केस्लर बिली से मिलने आता है और उसे कहने लगता है कि सुपर हीरोज को मारने का काम हमें ही करना पड़ेगा, तुम्हारे टीम से नहीं होने वाला। वो सभी अच्छे भले लोग हैं और अच्छे भले लोगों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। एनी फ्रेंची से पूछ रही होती है कि कॉलिन कहीं गायब हो गया है, कहीं तुम दोनों का झगड़ा तो नहीं हुआ। फ्रेंची बस ऐसे ही बहाना मारते रहता है। फिर बिली वहां पर आता है तो मदर्स मिल्क उसे पूछता है कि तूने आखिर एज़ेकियल को मारा कैसे। बिली कहता है मुझे खुद नहीं पता, अंधेरा छा गया था और जब मुझे होश आया तो वो बिखरा पड़ा था। फिर वो अपनी टीम को बता देता है ऐसे वायरस के बारे में जो सुपर हीरोज को मार सकता है। गडोल्किन यूनिवर्सिटी के कुछ एक्सपर्ट इस वायरस पर काम कर रहे हैं, जो सीधा सुपर हीरोज के खून में घुल जाता है और कंपाउंड वी के असर को खत्म कर देता है। लेकिन उस वायरस का इंसान पर कोई असर नहीं होता और वो इसी वायरस से वाइस प्रेसिडेंट मतलब के न्यूमैन को मारना चाहते हैं। एज़ेकियल की आत्मा की शांति के लिए प्रेयर रखवाया जाता है और सेज अभी भी उस गद्दार को ढूंढ रही थी जिसने फुटेज क्राइम एनालिटिक्स से चुराया था। एड्रियन कहता है कि तुम्हें अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। बिली और मदर्स मिल्क जेल पहुंचते हैं एडगर से मिलने के लिए, जो पहले वॉट कंपनी का सीईओ था। वो लोग उसे वायरस के बारे में पूछते हैं जो न्यूमैन के पास है, मगर एडगर कहता है मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। वो कहता है मेरी बेटी जैसी है और उसने जो भी किया उसे मैंने ही सिखाया था। वो वहां से जाने लगता है, लेकिन बिली उसे बता देता है कि जोई भी तुम्हारी बेटी की तरह मॉन्स्टर बन गई है। एडगर हैरान हो गया था। बिली उसे डील करता है, मदद करने के बदले में वो उसे जेल से निकाल लेगा और जोई की कस्टडी भी उसे ही मिलेगी। आखिर में एडगर जेल से बाहर आ जाता है और स्टारलाइट को देखकर खुश हो गया था और गाड़ी में बैठने से पहले कहता है सीट में बैठने के लिए टॉवेल मिलेगी प्लीज। ह्यूई और उसकी माँ डेफनी एक दूसरे से बातें करने लगते हैं और अजीब अजीब मेमोरीज याद कर रहे थे। पूरा परिवार खुश लग रहा था और ह्यूई की मॉम उसे अपना एंगेजमेंट रिंग देती है और कहती है कि ये रिंग तुम्हें एनी को देना होगा। फिर वो बाथरूम चली जाती है। ह्यूई अपने पापा से पूछता है आपने माँ को पावर ऑफ अटॉर्नी क्यों दे दिया, तो वो अपने बेटे से कहने लगता है क्योंकि तुम अभी भी बिल्कुल बच्चे ही हो और यही तुम्हारी बहुत बड़ी खूबी है। और उसके पापा इतनी जल्दी भूल जाते हैं कि उसकी पत्नी बाथरूम गई हुई थी। एडगर बॉयज की टीम को अपने एक घर में ले आता है जहां वो बहुत कम आता था। दरवाजा खुला हुआ था, इसलिए वो लोग बंदूक लेकर अंदर जाते हैं और दीवार पर खून के दाग लगे हुए थे। वहां पर एक लैब था और एडगर ये सब पहली बार देख रहा था। ऐसा लग रहा था कि वहां पर एक्सपेरिमेंट हुआ है। फ्रेंची देखकर कहता है कि यहाँ कुछ भी तो नहीं है, ऐसा लग रहा है जैसे वायरस की टेस्टिंग हो रही थी। तभी उनके नाक से खून निकलने लगता है और वहां पर न्यूमैन आती है और वो अपने पापा से कहती है कि आपको पता ही होगा कि जेल से निकलने पर मुझे खबर लग जाएगी और आप इन लोगों को लेकर आए हैं जो मुझे मारना चाहते हैं। वो अपनी बेटी से कहते हैं कि तुमने समीर के साथ हाथ मिलाया, अच्छा किया, मैं भी ऐसा ही करता। खैर अब इसके बाद एड्रियन की मूवी को देखते हैं और उसकी इतनी अच्छी मूवी देखकर डीप थोड़ा सा जलन महसूस कर रहा था, इसलिए जब वो स्टेज पर आता है तो वो अजीब अजीब बातें करने लगता है और थोड़ा बहुत ब्लैक लोगों का मजाक भी उड़ा देता है जो एड्रियन को अच्छा नहीं लगता। डायरेक्टर रायन के लिए एक वेब सीरीज बनाना चाहता है। शो का नाम है सुपर स्कूल, लेकिन रायन को कोई वेब सीरीज पे काम नहीं करना था और होमलैंडर उससे कहता है कि मुझे नाज है कि तुमने वही किया जो तुम्हें सही लगा। न्यूमैन एडगर और बाकी लोगों को फार्म में लाती है और अपनी बेटी से वो पूछने लगता है कि उम्मीद है तुम होमलैंडर से लड़ने के बारे में सोच रही हो, उस इंसान को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता और तुमने अब खुद को और अपनी बेटी को खतरे में डाल दिया है। न्यूमैन कहती है होमलैंडर नहीं बल्कि आपने ये सब कुछ किया है, इसीलिए किसी को तो जोई को बचाना था। तब वो कहता है कि इसका मतलब तुम उसकी रगों में कंपाउंड वी डाल दोगी। बिली को वहां पर शेड नजर आता है जो खुला हुआ था, इसलिए वो लोग अंदर जाते हैं और वहां पर उन्हें किसी की लाश मिलती है और ये समीर का लैब असिस्टेंट है, लेकिन उसके पेट के बीचों बीच एक अंडा लगा हुआ था कि तभी एक मुर्गी एक आदमी को फाड़ कर निकल जाती है। मतलब कि ये सारी मुर्गी सुपर हीरोज हैं, मतलब उनके अंदर कंपाउंड भी है, इसलिए वो लोग अपनी जान बचाकर बाहर आ जाते हैं। बिली न्यूमैन पर चिल्लाने लगता है कि आखिर तूने यहाँ किया क्या है। वो भी कहती है मुझे खुद नहीं पता कि यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। फिर उन दोनों के बीच और झगड़ा होने लगता है और उन लोगों को झगड़ते हुए देखकर एडगर कहने लगता है कि ताज्जुब की बात है कि तुम लोग अभी भी जिंदा हो। एशली रिपोर्टर के पास आती है और
उससे कहने लगती है कि तुमने मुझसे बिना पूछे अपने छेद में से मशीन क्यों निकाल लिया, जाओ वापस जाओ और डाल कर आओ। लेकिन रिपोर्टर कहता है कि अब तुम यहाँ की सीईओ नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हारे इशारों पर नहीं नाचूंगा। एशली गुस्सा हो जाती है और वहां से चली जाती है। फायर क्रैकर सेज पर बहुत ज्यादा गुस्सा थी क्योंकि उसी के स्पीच के वजह से उसे स्टारलाइट ने धो दिया था। वो सेज से कहती है कि तुम मुझे खुद से कम समझती हो क्या, मौका मिलते ही पीठ में छुरा घोंप दूंगी। एनी पावर को लेकर स्ट्रगल कर रही थी और जब न्यू मैन उससे बात करने जाती है तो दोनों के बीच फिर से नोक झोंक शुरू हो जाती है और न्यू मैन उसे भड़काने लगती है क्योंकि उसे भी एनी के पास्ट के बारे में पता चल गया था। गुस्से में एनी न्यू मैन को घूंसा मारकर गिरा देती है। बिल्ली एक घायल खरगोश को देखता है जिसके पेट में से टेंटैकल निकल जाता है। इससे पहले कि वो हमला कर दे बिल्ली उसे पैर से कुचल देता है। एड्रियन एशली को सब कुछ बता देता है कि उसी ने फुटेज चुराया था और बॉयज की टीम को दे दिया। अनिका बेवजह मारी गई। एशली हैरान हो जाती है और वो उसे मदद मांगता है और कहता है कि यहाँ रहकर हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, इसलिए हम दोनों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। ह्यूई देखता है कि उसके पापा कमरे में नहीं थे। उसके पापा एक दूसरे कमरे में मिलते हैं जिन्होंने एक पेशेंट को मार दिया होता है और उस पेशेंट का दिल उनके हाथ में था। जब उसके पापा को होश आता है तो वो अपने हाथ में एक इंसान का दिल देखकर घबरा जाते हैं और अनजाने में एक दूसरे पेशेंट के शरीर के अंदर घुस जाते हैं, जिससे वो पेशेंट भी मर जाता है। ह्यू अपने बेटे को देखकर हंसने लगता है और कहता है कि तुम मेरे बेटे नहीं हो सकते, तुम तो 11 साल के हो। और वो अपनी पत्नी को देखकर पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो। वो अपनी पत्नी पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है कि वो उसे छोड़कर क्यों चली गई थी। आखिर में वहाँ पर एक पुलिस वाला आता है लेकिन वो उस पुलिस वाले को भी मार देता है। होमलैंडर अपने बेटे से बात कर रहा था और उसे पूछता है कि तुम्हें अपने लाइफ में करना क्या है। होमलैंडर कहता है मुझे लोगों की मदद करनी है, मॉम भी यही चाहती। होमलैंडर ये सुनकर डायरेक्टर एडम को वहाँ बुलाता है जो अपनी असिस्टेंट को परेशान कर रहा था। रायन असिस्टेंट से पूछता है क्या एडम तुम्हें परेशान करता है। वो कहती है हाँ। फिर वो एडम से कहता है कि तुम इससे माफी मांगो। एडम माफी मांग लेता है। रायन उसे कहता है घुटनों पर बैठकर अच्छे से माफी मांगो, लेकिन फिर भी रायन का मन नहीं भरता। होमलैंडर कहता है इसे तो सबक सिखाना होगा, इसलिए रायन लड़की से कहता है एडम को चांटा मारो और पूरी ताकत लगाकर वो उसे चांटा लगाती है और दोनों ही इसे एंजॉय करते हैं। एडगर और बॉयज की टीम रास्ते में थोड़ा आराम करते हैं और वहाँ पर एनी को पता चलता है कि फ्रेंची धार्मिक इंसान है और वो कहता है कि वो जिस रास्ते में चल रहा है थोड़ा बहुत भगवान पर भरोसा रखना जरूरी है और कहने लगता है कि भगवान को सभी के पाप माफ नहीं करने चाहिए। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें सजा मिलनी जरूरी है। एनी फ्रेंची से कहती है कि तुम्हें मदद की जरूरत है। फिर फेंस तोड़कर एक भैंस बाहर आ जाता है और उन्हें लगता है कि इसे भी कंपाउंड वी दिया गया होगा, मगर वो लोग गलत थे। कंपाउंड वी भेड़ को दिया गया था जो उस भैंस को मार डालते हैं और ये देखकर उनका तो होश उड़ गया था। वो लोग वहां से भागते हैं लेकिन एक लड़की मारी जाती है, मगर बॉयज की टीम एक बार्ड में छुपकर अपनी जान बचा लेते हैं और वहां पर न्यू मैन को समीर मिलता है जो असली में जोई का पिता है और वो वॉट कंपनी में डॉक्टर रह चुका है। समीर बताता है कि उसने एक चूहे को कंपाउंड दिया था लेकिन वो भाग निकला। लैब बर्बाद हो गया और कंपाउंड पानी में घुल गया और वायरस खत्म हो चुका है, लेकिन सिर्फ एक डोज बचा हुआ है। वहां पर सभी का झगड़ा होने लगता है लेकिन मदर्स मिल्क उनको समझाता है और स्टारलाइट से कहता है कि हर जगह झगड़ा करने से काम नहीं चलेगा और न्यूमैन से कहता है कि तुम क्या चाहती हो, तुम्हारी बेटी अनाथ आश्रम में पले बड़े। ह्यूई कुछ ऐसा दवाई ढूंढ रहा था जो उसके पापा को शांत कर सके कि तभी वहां फिर से उसके पापा आ जाते हैं और वो अपनी पत्नी पर बहुत ज्यादा गुस्से में थे। ह्यूई अपने पापा से बात करके उन्हें शांत करता है, तब होश में वो आ जाते हैं और खून को देखकर वो डरने लगते हैं। भेड़ शेड के अंदर आ जाते हैं इसलिए उन्हें फिर से बाहर भागना पड़ता है, जिसके बाद अचानक से धीरे धीरे सारे भेड़ गिर कर मरने लगते हैं। वो देखते हैं कि समीर उनके साथ नहीं था, मतलब कि शायद उन लोगों को जो डेड बॉडी मिला था उसके अंदर उन्होंने वायरस को इंजेक्ट कर दिया था जिसे खाकर भेड़ मर गए और कंपाउंड का असर भी खत्म हो गया। खैर न्यूमैन को समीर का बॉडी का सिर्फ एक टुकड़ा मिलता है। मदर्स मिल्क एडगर के साथ डील तोड़ देता है क्योंकि वायरस नहीं तो डील नहीं। न्यूमैन ड्राइवर का सिर फोड़ देती है और अपने पापा से मिलने आती है। होमलैंडर सुपर 7 के साथ मीटिंग करता है और उन्हें देश संभालने के बारे में कहने लगता है कि इस देश का कुछ नहीं हो सकता, इसलिए इंसान की भलाई के लिए हमें थोड़ा बेरहम होना होगा। हमारे बीच एक गद्दार है और साथ काम करेंगे तो वो गद्दार भी मिल जाएगा। एट्रेन घबराने लगता है कि तभी डीप रिपोर्टर को लेकर आता है क्योंकि उसने मदर मिल्क को कॉल किया था, लेकिन रिपोर्टर कहता है मैं तो उसे पहचानता भी नहीं। होमलैंडर उसे कहता है दिखा दो कितने बेरहम हो तुम लोग। फिर वो लोग मिलकर उस रिपोर्टर को मार देते हैं। फ्रेंची पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और वो कबूल कर लेता है कि उसने बहुत सारे मर्डर किए हैं
और उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। ह्यूई के पापा अनजाने में और मासूम लोगों को ना मार दे, इसलिए ह्यूई अपने पापा को एक इंजेक्शन देता है जिससे उनको आसान मौत मिलेगी। जाने से पहले ह्यू अपने बेटे और अपनी पत्नी दोनों को अच्छे से गुड बाय कह देता है और वो अपने पति से वादा करती है कि वो अपने बेटे का ख्याल रखेगी। और फिर इंजेक्शन इंजेक्ट करने के कुछ समय के बाद उसके पापा इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। समीर जिंदा है और उसे मिलने के लिए बिली और केस्लर आते हैं और बिली ने ही उसकी टांग काटी है और बिली चाहता है कि समीर उसके लिए वायरस बनाए जो पहले वो न्यूमैन के लिए बना रहा था। वो लोग उसके लिए भेड़ का कटा हुआ सैंपल लेकर आए थे और उसी की मदद से वो वायरस बनाएगा। दोनों उसे कहते हैं जल्दी काम पर लगने, लेकिन बिली अचानक से खांसने लगता है और कहता है कि वो ठीक है। ह्यूई अपनी माँ के साथ मैनहट्टन घूमने के लिए आता है और वहाँ बिल्डिंग के सामने वो अपने पापा के राख को गिरा देता है जो कि उसके पापा की इच्छा थी। उसकी माँ उसे कहती है कि तुम्हें अगर मुझसे मिलना हो तो मिलने आ जाना। फिर वहाँ एक आदमी एनी को देखकर चिल्लाने लगता है एबॉर्शन मर्डर है। ह्यूई उसे चुप होने के लिए बोलता है। कीमिको जाती है पुलिस स्टेशन फ्रेंची से मिलने के लिए, लेकिन ऑफिसर कहती है कि वो किसी से मिलना नहीं चाहता। फायर क्रैकर न्यूज में कहती है जो रिपोर्टर पहले आया करता था वो छुट्टी पर चला गया है और अब उसकी जगह फायर क्रैकर रिपोर्टिंग करेगी। ए ट्रेन मदर्स मिल्क को कॉल करता है और उसे कहता है कि मैं अब इस सब में शामिल नहीं होना चाहता। अब वो बहुत डरा हुआ है और मदर्स मिल्क उसे शांत करता है और कहता है कि हम लोग कोई रास्ता निकाल लेंगे। मदर्स मिल्क अपनी टीम से बताता है कि रिपोर्टर कैमरॉन को मारने से पहले होमलैंडर अपनी टीम को इकट्ठा कर रहा था जैसे कि वो एक आर्मी बना रहा हो। अब स्टारलाइट खुद कहती है कि शायद अब हमें बिली की जरूरत पड़ेगी, लेकिन उन्हें नहीं पता कि वो कहाँ है। मदर्स मिल्क एक सुपर हीरो वेब वीवर से मिलने के लिए जाता है जो एक नशेड़ी है और मदर्स मिल्क उससे मदद चाहता है। वो उसका सूट चाहता है, इसीलिए वो लोग उसे इंजेक्शन दे देते हैं जिससे वेब वीवर 48 घंटे तक बेहोश रहेगा और वो लोग उसके कॉस्ट्यूम को चुरा लेते हैं। शाम के समय सुपर 7 टेक नाइट नाम के सुपर हीरो के घर में पार्टी करने के लिए आते हैं और वहाँ पर टेक नाइट होमलैंडर से बातें करने लगता है, लेकिन होमलैंडर को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं था। एशली वहाँ पर पहुंच जाती है और सेज उसे कहती है कि मैंने कहा था इस पार्टी में मत आना। एशली कहती है मुझे टेक नाइट ने इनवाइट किया। ह्यूई वेब वीवर का कॉस्ट्यूम पहन लेता है जिसे देखकर सभी लोग हंसने लगते हैं। ह्यूई कहता है कि इस पसीने की बदबू से तो मैं बेहोश हो जाऊंगा। मदर्स मिल्क कहता है अच्छी बात है, टेक नाइट तुम्हें स्मेल नहीं कर पाएगा। वो बताता है कि टेक नाइट शर्लॉक होम्स का मामा है। वो कुछ भी सूंघता है, देखता है, टच करता है तो वो उसे भूलता नहीं है। आखिर में वो पार्टी में एंटर करता है और उसका काम था डिवाइस लगाना, लेकिन गलती से वो न्यूमैन से टकरा जाता है, लेकिन शुक्र है कि वो उसे पहचानती नहीं। फिर वहाँ पर टेक नाइट आता है और उससे बातें करने लगता है और न्यूमैन इस पार्टी में आना तो नहीं चाहती थी, लेकिन होमलैंडर उसे कहता है कि अगर इस देश को संभालना है, ऊंची कुर्सी में बैठना है तो कुछ चीजें बर्दाश्त करनी पड़ती है। ह्यूई टेक नाइट के साथ घर के अंदर बेसमेंट में आता है और इधर उधर घूमने लगता है और वो उसके खुफिया कमरे में जाता है और वहाँ पर एलाइजा नाम का एक आदमी था जो साफ सफाई का काम करता है। स्टारलाइट घबराने लगती है कि अभी तक ह्यूई बाहर क्यों नहीं निकला। इससे पहले कुछ और हो जाए, ह्यूई को वहां पर बंधा हुआ एक कैदी मिलता है और उसकी धड़कनें तेज हो जाती है जो टेक नाइट महसूस कर लेता है। वो उसे भरोसा दिलाता है चिंता मत करो, आज रात हम दोनों बहुत मजे करेंगे। ब्लैक नोआर मास्क उतार कर होमलैंडर की कुर्सी में बैठकर दारू पी रहा था। डीप उसे कहता है मास्क पहन लेने के लिए, मगर ब्लैक नोआर अपने काम से फेड अप हो चुका था और वो कह रहा होता है कि वो कल मिजूरी चला जाएगा। डीप उसे बताने लगता है कि जो पहले ब्लैक नोआर था, डीप उसके भाई जैसा था। ब्लैक नोआर को वायलेंस पसंद नहीं, लेकिन डीप उसे कहता है पहले लोग मजाक उड़ाएंगे, लेकिन जब लोग तुम्हारी ताकत देख लेंगे तो वो लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट करेंगे। इसीलिए खून खराबे को देखकर लोग डरते हैं, तुम्हें रिस्पेक्ट देते हैं। एनी ह्यूई को बचाने के लिए पार्टी में जाना चाहती थी और साथ में कीमिको को भी ले जाती है। बिली की हालत खराब होने लगती है और उसे खून की उल्टी होने लगती है। फिर वहाँ पर वो अपनी पत्नी को देखता है जो उससे कई सारे सवाल पूछने लगती है और वो उसे समझाने लगती है कि तुम होमलैंडर को तो मार दोगे, लेकिन तुम्हें एक और होमलैंडर मिलेगा, कब तक लड़ोगे। कीमिको और एनी पार्टी में आ जाते हैं और न्यूमैन पार्टी में सेनेटर से बात कर रही होती है और वो सोचने लगती है कि अपना मकसद पूरा करने के लिए उसे कैसे कैसे घटिया आदमी से बात करनी पड़ती है। सेज कहती है कि उसकी दादी कैंसर से मर गई थी, लेकिन उसकी दादी के मरने के ठीक 3 दिन पहले सेज ने कैंसर का इलाज ढूंढ लिया था क्योंकि वो इंटेलिजेंट है। लेकिन जब वो इसके बारे में डॉक्टर्स को बताती है तो वो लोग सेज पर हंसते हैं और ये सोचते हैं कि वो तो एक बच्ची है, वो क्या ही उखाड़ लेगी। और उसकी दादी तड़प तड़प के मर गई। वो कहती है कि मैं कैंसर ठीक कर सकती हूँ, मैं ग्लोबल वार्मिंग भी खत्म कर सकती हूँ, लेकिन इन सब का फायदा क्या, इंसान तो जानवर हैं, हम जैसे औरतों की कोई नहीं सुनता। फायर क्रैकर होमलैंडर से बात करती है लेकिन सेज उसे भगा देती है
और कहती है तुम यहाँ से जाओ, हम लोग यहाँ पर प्राइवेट बातें कर रहे हैं। वो लोग देख रहे हैं कि टेक नाइट कहीं गायब है और टेक नाइट वेब वीवर मतलब कि ह्यूई के साथ बहुत ही अजीब अजीब चीजें करवा रहा था। फिर वहाँ पर एशली भी आ जाती है और वो भी उन्हें ज्वाइन करती है। एशली ह्यूई के साथ मजे कर रही होती है जो ह्यूई को भी काफी पसंद आ रहा था। फायर क्रैकर को काफी गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो सुपर 7 में होकर भी यूजलेस फील कर रही थी। उसे मिलने के लिए एनी आती है और उसे माफी मांगती है उसने बचपन में जो कुछ भी किया उसके लिए, और ये कहकर वो उसके गर्दन में इंजेक्शन इंजेक्ट करके उसे बेहोश कर देती है। एशली बाहर चली जाती है और टेक नाइट देखता है कि वेब वीवर कांप रहा था इसलिए वो उसका मास्क उतार देता है और ह्यूई को देखकर कहता है कि मैं तो तुम्हें जानता हूँ, तुम हो कौन। फिर वो हथियार निकाल लेता है और मदर्स मिल्क और किमिको ह्यूई को ढूंढने के लिए उसके कमरे तक पहुंच जाते हैं। लेकिन वहां पर सेज होती है और मदर्स मिल्क उसे बंदूक की नोक पर पकड़ लेता है। सेज उसकी बेटी के बारे में कहने लगती है तो गुस्से में मदर्स मिल्क उसे गोली मार देता है। आखिर में खुफिया कमरे का दरवाजा उन्हें मिल गया था। तभी मदर्स मिल्क को कुछ होने लगता है और वो वहां बेहोश हो जाता है। किमिको एयर ट्रेन को बुलाती है और उसे कहने लगती है मदर्स मिल्क को हॉस्पिटल लेकर जाने उसकी बेटी के वास्ते। एयर ट्रेन मान जाता है। फिर एयर ट्रेन मदर्स मिल्क को लेकर वहां से चला जाता है। जैसे ही टेक नाइट ह्यूई को कुछ करता किमिको आकर टेक नाइट को दूर फेंक देती है। एयर ट्रेन मदर्स मिल्क को लेकर हॉस्पिटल आता है और वहां पर वो एक बच्चे को देखता है जो एयर ट्रेन को देखकर काफी खुश हो गया था और उसे लगने लगता है कि यही तो है असली सुपर हीरो जो लोगों की जान बचाते हैं। सेज को होश आ जाता है और होमलैंडर उसे पूछने लगता है कि आखिर सब लोग हैं कहाँ और क्या हो रहा था यहाँ पर। दिमाग में गोली लगने के वजह से सेज पागल हो चुकी थी और होमलैंडर पार्टी में सभी को समझाने लगता है कि रॉबर्ट जैसा प्रेसिडेंट पूरे देश को बर्बाद कर देगा। वहाँ बड़े बड़े मिनिस्टर्स होते हैं जो कहते हैं कि भाषण बंद करो और ये बताओ कि जस्टिस डिपार्टमेंट को क्या समझाओगे, मिलिट्री से क्या बोलोगे। होमलैंडर के पास कोई जवाब नहीं था। सेज मदद कर सकती थी लेकिन वो तो पागल हो गई थी, इसीलिए न्यूमैन को खड़ा होना पड़ता है और वो कहती है कि अमेरिका में असली में डेमोक्रेसी नहीं है, बस लोगों को सुनने में अच्छा लगता है ये डेमोक्रेसी वर्ड, और ये सब कुछ डिवाइस के जरिए वॉइस की टीम सुन रही होगी। और न्यूमैन कहने लगती है कि देखा जाए तो पूरे देश को कुछ कॉर्पोरेट्स ही संभाल रहे हैं, सभी को बिना किसी रेस्ट्रिक्शंस के काम करने की आजादी होनी चाहिए, इसलिए आपको मेरा साथ देना होगा। तो वो सारे मिनिस्टर्स मान जाते हैं। किमिको टेक नाइट को टॉर्चर करती है कि तभी लाल सूट वाला कैदी खुद को आजाद कर लेता है और उन लोगों का साथ देता है और टेक नाइट का सारा बैंक अकाउंट डिटेल उन्हें खोल कर दे देता है और वो लोग उसके अकाउंट से पैसे ट्रांसफर करने लगते हैं। टेक नाइट गुस्सा होने लगता है, फिर वो रोने लगता है और कहता है कि होमलैंडर से उसकी डील हुई थी। होमलैंडर और सेज मिलकर टेक नाइट के सारे प्रिजन को इस्तेमाल करना चाहते थे, जो भी उनके खिलाफ जाएगा उसे उस प्रिजन में बंद करके रखा जाएगा। एलाइजा फिर वहां पर आकर टेक नाइट को मार देता है और वो लोग वहां से निकलते हैं। मदर्स मिल्क को पता चलता है कि उसे पैनिक अटैक आया था और डॉक्टर उसे कहते हैं कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसे बंद कर दीजिए वरना आपको हार्ट अटैक भी आ सकता है। किमिको फ्रेंची से मिलने के लिए पुलिस स्टेशन आती है और फायर क्रैकर होमलैंडर को आकर बताती है कि टेक नाइट मर चुका है, शायद ये काम स्टारलाइट का है और उसके दोस्तों का। होमलैंडर समझ जाता है कि मतलब कैमरॉन गद्दार नहीं था और कोई और है जो उन्हें धोखा दे रहा है। फायर क्रैकर कहती है कि इसका मतलब ये भी हुआ कि सेज भी कोई काम की नहीं है। वो होमलैंडर से कहती है कि मैं यहाँ पर हूँ आपके वजह से, मैं इतनी दूर पहुंची हूँ आपके वजह से, आप मेरे लिए भगवान हैं, मेरे लिए पूरी दुनिया है। फिर वो अपनी वफादारी साबित करने के लिए होमलैंडर के मुंह पर अपना ब्रेस्ट मिल्क फेंकती है जो होमलैंडर को बहुत ज्यादा पसंद है। वो उसे पूछता है तुम तो प्रेग्नेंट भी नहीं हो। वो कहती है मैंने कुछ ड्रग्स लिया है जिसके वजह से ये सब पॉसिबल हुआ और ये भी सिर्फ मैंने आपके लिए किया है। होमलैंडर बहुत इंप्रेस हो जाता है और एनी सोचने लगती है कि न्यूमैन को इन प्रिजन के बारे में पता है भी कि नहीं जहाँ इंसानों को टॉर्चर किया जाएगा। ह्यूई रोने लगता है और कहता है कि एशली ने मेरे साथ बहुत गंदी बातें की और वो अपने डैड को भी बहुत मिस करने लगता है और एनी उसे गले लगा लेती है। बिल्ली समीर के लिए सारा इंतजाम कर देता है और उससे कहता है वायरस बनाने के लिए, लेकिन समीर मना करता है और कहता है कि अगर होमलैंडर को मारने जितना स्ट्रॉन्ग वायरस बनाया गया तो कुछ ऐसा बन जाएगा जिसे रोकना नामुमकिन होगा और वो हवा में फैलने लगेगा जो बेहद संक्रामक होगा। जिनके अंदर भी कंपाउंड होगा उनकी जान खतरे में आ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि स्टारलाइट, किमिको, जोई सब मारे जाएंगे और जोई उसकी बेटी है। दुनिया के सारे सुपर हीरोज खत्म हो जाएंगे, इसलिए समीर ऐसा नहीं कर सकता। केसलर बिली से कहता है कि उन्हें यह करना चाहिए, लेकिन रेबेका बिली से कहती है उसकी बातों में मत आओ। फिर हम देखते हैं कि केसलर भी असली में है नहीं, वो रेबेका की तरह बिली का भ्रम है और वो असली में केसलर ही है जो बिली से लोगों को मरवाता है और उसी के वजह से एजेकिल भी मारा गया।
इसके बाद रायन को देखते हैं जिसे एक बच्चे वाले क्रिसमस स्पेशल शो में कास्ट किया जाता है और जब रायन को स्क्रिप्ट में प्रॉब्लम होती है तो डायरेक्टर उसे कहता है कि तुम्हारे पापा ने ही अप्रूव किया है। एशली मीटिंग कर रही होती है लेकिन होमलैंडर उसे भगा देता है और वो सेज से पूछता है कि पता चला कि आखिर गद्दार कौन है, लेकिन वो कहती है अभी तक पता नहीं चला। फिर वो डिवाइस निकाल कर तोड़ देता है और कहता है कि ये बिल्ली का लगाया हुआ डिवाइस था। उन लोगों ने पार्टी में हमारी सारी बातें सुन ली। होमलैंडर के साथ फायर क्रैकर मीटिंग कर रही थी और ये देखकर सेज को काफी जलन होने लगती है। डीप ऑक्टोपस को कहानी पढ़कर सुना रहा था जो उसे काफी पसंद आता है। फिर उसे अचानक एक काम याद आता है तो वो ऑक्टोपस को वापस पानी में डाल देता है। एनी अपनी माँ से बात कर रही थी और उन्हें कह रही होती है कि यहाँ आने की जरूरत नहीं है, यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन उसकी माँ गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसे भी पता चला कि उसकी बेटी ने अबॉर्शन कराया था। वो काफी गुस्से में थी और कहने लगती है कि तुम स्टारलाइट हो, दुनिया की कितनी लड़कियां तुम्हें देखती होंगी। लेकिन वो कहती है कि मैं भी एक इंसान हूँ। उसकी माँ कहती है कि अगर ऐसा है तो फिर ह्यूई तुम्हारे लिए अभी भी वो सूट बचाकर क्यों रखा हुआ है। एनी अपना सूट देखकर गुस्सा हो जाती है लेकिन ह्यूई कहता है कि मुझे लगा कि तुम्हें बाद में शायद इसकी जरूरत पड़ेगी। ए ट्रेन सेज को देखता है जो एक आदमी से मिलती है जो शायद शूटर है और वो प्रेसिडेंट पर हमला करने वाला है। ये बात वो बॉयज की टीम को बता देता है। फिर वहाँ खांसते हुए बिली आता है और उन्हें बता देता है कि समीर जिंदा है और वो उसके लिए वायरस बना रहा है। लेकिन अगर होमलैंडर को मारने जाएंगे तो बाकी सारे सुपर हीरोज को भी मरना पड़ेगा, मतलब कि सुपर हीरोज का जेनोसाइड होगा। मगर बिली के पास एक आइडिया है जिससे कि सारे सुपर हीरोज नहीं मरेंगे और वो वहाँ फ्रेंची को लेकर आता है जो मैलोरी के वजह से जेल से बाहर निकल आया। हालांकि फ्रेंची नहीं निकलना चाहता था। बिली बताता है कि फ्रेंची वायरस में थोड़ा सा काम करेगा और उस वायरस से हम सिर्फ होमलैंडर और न्यूमैन को मारेंगे, यही प्लान है। रायन को क्रिसमस ट्री के पास से एक फोटो फ्रेम मिलता है जिसमें बिली के परिवार का फोटो था। अचानक मदर मिल्क कहता है कि वो उनके प्लान में शामिल नहीं हो सकता क्योंकि उसे अपनी पत्नी से मिलने जाना है। वो बिली को कैप्टन बना देता है और कहता है कि मैं इस मिशन में मरना नहीं चाहता। वो अपनी पत्नी को फ्लाइट के टिकट्स देता है और कहता है कि तुम जेनिन को लेकर यहाँ से निकल जाओ जब तक हालत ठीक नहीं हो जाते। मोनिक पूछती है कि आखिर हुआ क्या है। मदर्स मिल कहता है कि अगर हम हार गए तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, लेकिन अगर जीत गए तो और बड़ी बर्बादी आएगी, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। मोनिक उसे कहती है कि तुम भी हमारे साथ चलो, लेकिन वो मना करता है। न्यूज में दिखाया जाता है कि कैमरॉन जो रिपोर्टर था वो फ्लू के वजह से मर गया, जिसे देखकर एशली रो रही होती है क्योंकि उसे तो असलियत पता है। उसे मिलने के लिए ए ट्रेन आता है और वो उसके सामने रोने लगती है क्योंकि कहीं ना कहीं एशली के वजह से ही रिपोर्टर मारा गया क्योंकि उसने ए ट्रेन को बचाने की कोशिश की और बचाने के लिए ही उसने अपने नए असिस्टेंट को भी काम से निकाल दिया क्योंकि वो जानती है कि यहाँ सभी राक्षस रहते हैं। ए ट्रेन देख रहा था कि एशली नशा कर रही थी, इसलिए वो उसे कहता है कि कुछ भी बड़बड़ाओ मत, हम दोनों की जिंदगी तुम्हारे हाथ में है, मुंह बंद करके रखो। बॉयज की टीम लोकेशन तक पहुंच जाती है और ए ट्रेन भी वहां आ गया था। केसलर फिर से बिली को ताना मारने लगता है और उसके दिमाग में बातें भरने लगता है कि तुझे स्टारलाइट और किमिको और रायन की परवाह नहीं करनी चाहिए। वो उसे समझाता है कि अगर दुनिया के सारे सुपर हीरोज मर जाए वही अच्छा है, लेकिन बिली उसकी बातों में नहीं आता। बॉयज की टीम उस आदमी के घर पहुंच जाती है जिससे मिलने के लिए सेज गई हुई थी और वहां पर उन्हें सीक्रेट सर्विस वाला फाइल मिलता है और उन्हें उस जगह का नक्शा मिलता है जहां पर प्रेसिडेंट रॉबर्ट रैली करने वाला था, मतलब कि वो लोग उसे वही रैली में मारने वाले थे। फिर उन्हें वहां पर एक जख्मी लड़की मिलती है और कहने लगती है कि उस आदमी ने मेरे पति को मार दिया और मुझे यहाँ कैद करके रखा। वो स्टारलाइट को पहचान लेती है लेकिन तभी वो लड़की वहाँ से भाग जाती है और ह्यूई के हाथ में काट लेती है। वो असली में एक शेप शिफ्टर है जो अपना भेष बदलते रहती है और वहाँ से भाग निकलती है, मतलब कि जो शूटर है वो एक शेप शिफ्टर है और अगर वो कोई भी बन सकता है तो आखिर वो लोग प्रेसिडेंट को बचाएंगे कैसे। ए ट्रेन मदर्स मिल से मिलने पहुंचता है और उसे पूछने लगता है कि आखिर तुम अपने टीम के साथ क्यों नहीं हो। मदर्स मिल कहता है कि मैंने बहुत कुछ सह लिया, अब मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। ए ट्रेन कहने लगता है कि जब वो मदर्स मिल को हॉस्पिटल लेकर गया था तो एक बच्चा उसे ऐसे देख रहा था जैसे कि ए ट्रेन उसके लिए कोई हीरो हो। तो वहाँ कोई कैमरा नहीं था, कोई भीड़ नहीं थी सिवाय एक लड़के के, और ए ट्रेन को उस बच्चे की स्माइल को देखकर इतनी खुशी हुई जो उसे पूरी जिंदगी में कभी नहीं हुई और ये सिर्फ मदर्स मिल के वजह से हो पाया। मगर वो कहता है कि इस लड़ाई के चक्कर में उसका पूरा परिवार खत्म हो गया, इसलिए वो अपनी पत्नी और अपनी बेटी को बचाना चाहता है। ए ट्रेन उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि वो लोग उस जगह तक नहीं पहुंच जाएंगे जहाँ तुम जा रहे हो। फ्रेंजी और
समीर एक साथ वायरस बनाने पर काम कर रहे थे और समीर बताने लगता है कि तुम्हारा दोस्त ऐसे लोगों से बात करता है जो है ही नहीं। फायरक्रैकर वेब वीवर को पकड़ लेती है और होमलैंडर से कहती है कि ये हमें बताएगा कि आखिर पार्टी में हुआ क्या था। फायरक्रैकर उसे पूछती है बिली का एक आदमी तुम्हारा सूट पहनकर पार्टी में गया था। वेब वीवर कबूल कर लेता है ऐसा ही हुआ था और होमलैंडर उसे बीच से फाड़ देता है और फायरक्रैकर को थैंक यू कहता है, लेकिन वो तो एकदम डर गई थी। फ्रेंची कीमिको से बात करने लगता है जो उसे कहने लगती है कि मैं तुमसे रोज मिलने आती थी, लेकिन फ्रेंची उसे मिलता ही नहीं था। तो वो उसे कहने लगती है कि फ्रेंची खुद को टॉर्चर कर रहा है और वो उसकी मदद कर सकती है, लेकिन फ्रेंची कहता है कि उसे किसी की मदद नहीं चाहिए। कीमिको उसे बताती है वो कारण कि वो क्यों नहीं बोल सकती और इसके बारे में वो कभी अपने भाई से भी बात नहीं की। इसके बाद हम शाइनिंग सन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं जहाँ पर कीमिको और एक लड़की को लड़ने के लिए कहा जाता है और जो कोई भी पहले चिल्लाएगा वो हार जाएगा और कीमिको बिना आवाज किए उस लड़की को मार देती है। लेकिन उस लड़की को मारने के बाद ही कीमिको कभी बोली ही नहीं। फ्रेंची उसे समझाता है खुद से नफरत नहीं करने। कीमिको उसे कहती है तुम भी मत करो। डीप वापस अपने कमरे में आता है तो ऑक्टोपस समझ जाती है कि डीप सेज के साथ सेक्स करके आया है जिससे वो काफी जल रही थी। डीप गुस्से में उसके टैंक को तोड़ देता है और उसे अंधेरे कमरे में बंद कर देता है बिना पानी के और ऑक्टोपस तड़प तड़प के मर जाती है। ह्यूई न्यूमैन से मिलने के लिए जाता है और उसका मन बदलने की कोशिश करता है। कहता है प्रेसिडेंट को नहीं मारने, लेकिन वो कहती है यही तो पॉलिटिक्स है, गंदे लोगों से भी हाथ मिलाना पड़ता है। ह्यूई उसे बता देता है कि टेक नाइट के घर में पार्टी हुई थी क्योंकि होमलैंडर को उसके जेल चाहिए थे ताकि वो लोगों को वहां पर टॉर्चर कर सके और उसके पार्टी में तुमने जो कुछ भी देखा कहा उसकी रिकॉर्डिंग हमारे पास है। लेकिन ह्यूई को भी पता है कि अगर वो रिकॉर्डिंग लाइव कर देगा तो विक्टोरिया सभी का सिर फोड़ देगी। वो उसे बहुत रिक्वेस्ट करता है पीछे हट जाने, लेकिन न्यूमैन नहीं मानती और उसे जाने को बोल देती है और कहती है तुम्हारे पापा के बारे में सुनकर मुझे काफी बुरा लगा। डीप बिली को मारने के लिए पहुंचता है होमलैंडर के कहने पर। फिर वहां पर ब्लैक नॉयर आता है। डीप स्टारलाइट से कहने लगता है कि तुम्हारे वजह से मेरी बहुत बेइज्जती हुई। इसके बाद वो स्टारलाइट पर हमला कर देता है और उन चारों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन लड़ाई के बीच में ब्लैक नॉयर सो जाता है, फिर अचानक से वो जाग जाता है। आखिर में स्टारलाइट की मदद करने ए ट्रेन आता है और डीप हैरान हो गया था और उन्हें समझ आ जाता है कि गद्दार जो था वो ए ट्रेन है। फिर मदर्स मिल्क मशीन गन लेकर ब्लैक नॉयर पर हमला करता है और उसे बिल्डिंग से बाहर फेंक देता है। स्टारलाइट डीप को बहुत पीटती है और आखिर में ए ट्रेन वहां से चला जाता है। मदर्स मिल्क कहने लगता है कि इससे पहले ब्लैक नॉयर वापस आ जाए हमें यहाँ से निकलना होगा। ए ट्रेन एशली को खबर कर देता है कि डीप और ब्लैक नॉयर को सच पता चल गया है कि और हमें यहाँ से निकलना होगा। होमलैंडर को कभी भी सच पता चल जाएगा। वो उसे कहता है कि तुम्हें जहाँ चलना है अभी चलना होगा, लेकिन एशली मना करती है और उसे कहती है तुम जाओ, अपने अंदर से चिप निकालकर फेंक देना। एशली रोने लगती है क्योंकि अब होमलैंडर उसे नहीं छोड़ेगा। एनी बिली से पूछती है केस्लर कौन है, तुम उसका नाम चिल्ला रहे थे। मोनिक एयरपोर्ट पर अपने पति का इंतजार कर रही थी, लेकिन मदर्स मिल्क उसे कहता है कि वो नहीं आने वाला। होमलैंडर को सच पता चल गया था कि ए ट्रेन गद्दार है। फायरक्रैकर उसे आकर बताती है कि वो भाग गया है और उसने चिप भी निकाल दिया और उसकी पूरी फैमिली भी गायब है। सेज को पहले से ही पता था ए ट्रेन गद्दार है, मगर वो होमलैंडर से कहने लगती है कि मैं तो बस वही करवा रही थी जो मैं चाहती थी, मेरे प्लान के अलावा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जो मैं नहीं चाहती। होमलैंडर उसे कहता है तुम अपने घर लौट जाओ। सेज नहीं जाना चाहती थी और कहती है कि तुमने वादा किया था, तुम मेरी बात मानोगे। होमलैंडर गुस्से में उसे कहता है कि मैं तुम्हें जिंदा भेज रहा हूँ, यही बहुत बड़ी बात है। सेज कहती है कि तुम हर किसी को अपने रास्ते से हटा दोगे, बस उस एक आदमी को मेरे बगैर संभाल लेना। होमलैंडर फायरक्रैकर से भी कहता है कि तुम भी यहाँ से चली जाओ। सेज वहां से जा रही थी और ये सुनकर डीप और ब्लैक नॉयर दोनों ही नाराज हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पता चलता है कि सेज दोनों के ही साथ मजे कर रही थी, जिससे दोनों हैरान हो गए थे। दूसरी तरफ लैब में पता चलता है कि वायरस अभी तक तैयार नहीं हुआ, एक टेस्ट करने की जरूरत है। मगर तभी समीर कीमिको के पैर में वायरस इंजेक्ट कर देता है और वहां से भाग जाता है। वायरस फैलने लगता है, इसलिए फ्रेंची उसे बचाने के लिए उसका पैर काट देता है। कीमिको बच जाती है और वो कटा हुआ पैर बाकी टीम को दिखाते हैं और उन्हें भी समीर पर काफी गुस्सा आ रहा था, लेकिन कम से कम उन्हें वायरस का सैंपल तो मिल गया जो इस पैर के अंदर है। फ्रेंची समीर के बिना ही अब इस वायरस को बना सकता है और इस वायरस से कम न्यूमैन को तो मारा जा ही सकता है। रायन को होमलैंडर मैसेज भेजता है और उसे समझाता है कि तुम्हें वो बच्चों वाला शो करना ही पड़ेगा मेरे लिए, उस शो को कंप्लीट करो। रायन को वो शो बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन फिर भी वो शूटिंग कंप्लीट कर लेता है और शूटिंग के बीच में रायन गाना बंद करके बोलता है कि मेरी बात सुनो और एड बिल्कुल भी मत चलाना, कैमरा मेरी तरफ करो। और आज क्रिसमस के दिन उसे अपनी मॉम की बहुत याद आ रही थी और वो बिली से बहुत प्यार करती थी। बिली रायन के शो को देखकर बहुत प्राउड फील करता है और कहता है
है कि रायन पर भरोसा करना गलत डिसीजन नहीं था। तभी उसे कुछ होने लगता है। एनी स्टारलाइट वाला कॉस्ट्यूम पहन लेती है और वो ह्यूई को कहने लगती है कि तुम सही थे, मैं इसे भाग नहीं सकती। तभी वो दोनों वहां पर इंटीमेट हो जाते हैं, लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि ये एनी नहीं है, ये तो वही शेप शिफ्टर है। असली एनी तो एक दूसरी जगह होती है जहाँ पर वो कैद थी। अब पता चलता है कि ए ट्रेन के ऊपर जो फिल्म बनने वाली थी उसे कैंसिल कर दिया गया है। अब देखते हैं कि पता चलेगा कि रॉबर्ट फाइनली प्रेसिडेंट बनता है या नहीं। इसलिए मदर्स मिल्क फ्रेंची से कह रहा होता है कि जल्दी से वायरस तैयार कर, वरना न्यूमैन सबका सिर फोड़कर प्रेसिडेंट बन जाएगी। एनी, जो असली में एनी नहीं है, वो एक सुंदर सा ड्रेस पहन लेती है और ह्यूई उसे पूछने लगता है कि ये कौन सा समय है ये ड्रेस पहनने का। ह्यूई को उसकी बातें भी बहुत अजीब लगती हैं कि तभी नकली एनी उसे शादी के लिए प्रपोज कर देती है और एनी को अपनी माँ वाला अंगूठी वो पहना देता है और दोनों फिर से इंटीमेट होने लगते हैं। लेकिन नकली एनी देखती है कि अंगूठी पहनने की वजह से उसकी चमड़ी उखड़ने लगती है। उसकी हरकतें ह्यूई को अजीब लगने लगती है। बिली को हॉस्पिटल में देखते हैं जिसका ब्लड प्रेशर बहुत कम था। केस्लर फिर से बिली को लूजर फील करवाने लगता है और उसका मजाक उड़ाता है कि बिली से तो कुछ भी नहीं होने वाला, वो डरपोक है। वो पहले सुपर हीरो को खत्म करना चाहता था, लेकिन अब उसे सुपर हीरो से प्यार हो गया है। कि तभी उसे मिलने के लिए मैलोरी आती है और उसे हॉस्पिटल लाने वाली वही थी। होमलैंडर अपने सफेद बाल इकट्ठा करके रखता है और उसे अपने बेटे पर भी काफी गुस्सा आता है और उसे टेबल पर बिली के परिवार का फोटो मिलता है। रायन जब वापस आता है तो होमलैंडर उस पर काफी गुस्सा था और कहता है कि मेरे पास आओ, लेकिन रायन वहां से चला जाता है। शेप शिफ्टर जाती है एनी से मिलने के लिए और वो उसे कह देती है कि आज मैंने तुम्हारे बॉयफ्रेंड को प्रपोज कर दिया और मैंने बहुत मजे भी किए। शेप शिफ्टर सिर्फ अपना हुलिया ही नहीं बदलती बल्कि उस इंसान की मेमोरी को भी पढ़ लेती है और उसे एनी के बारे में बहुत कुछ पता चल गया, जिससे एनी गुस्सा होने लगती है। ह्यूई बिली को कॉल करता है और उसके लिए काफी फिक्र कर रहा था और कहता है रिजल्ट आने में बस कुछ ही समय बाकी है। बिली इमोशनल हो जाता है क्योंकि वो समझ गया था कि उसका अंत करीब है और वो उसे कहने लगता है कि वो बहुत सारी जगह घूमने जाने वाला था और वो ह्यूई से कहने लगता है कि तुम्हें उस जगह जाना होगा और पूरे टीम से सॉरी कहना मेरे बुरे बर्ताव के लिए, और वो ह्यूई से गुड बाय कह देता है। फायर क्रैकर के शो में होमलैंडर और न्यूमैन आते हैं और होमलैंडर कुछ समय के लिए सुन्न पड़ जाता है और न्यूमैन से कहता है कि तुम्हें यहाँ पर सबको सच बताना होगा, दुनिया को सच बता दो। न्यूमैन सोचने लगती है कौन सा सच। होमलैंडर कहता है यही कि तुम सुपर हीरो हो, लेकिन न्यूमैन अपना ये इमेज दुनिया के सामने नहीं लाना चाहती थी। वो उसे कहती है थैंक यू ये कॉम्प्लीमेंट के लिए, लेकिन मैं कोई सुपर हीरो नहीं हूँ। होमलैंडर उसके ऊपर लेजर फेंकता है जो रिफ्लेक्ट कर जाता है और अब बस सभी को पता चल गया था कि न्यूमैन एक सुपर हीरो है। न्यूमैन होमलैंडर पर काफी गुस्सा हो जाती है और कहने लगती है कि मैंने ये राज जिंदगी भर छुपा के रखा, मगर वो कहता है कि तुम्हें तो मुझे थैंक यू बोलना चाहिए। मेरी बात ध्यान से सुनो, दोनों मिलकर दुनिया के नक्शे को बदल सकते हैं। तुम पहली सुपर हीरो वाली प्रेसिडेंट बनोगी। न्यूमैन कहने लगती है कि उसे पार्टी से निकाल दिया जाएगा, मगर होमलैंडर कहता है नई दुनिया के नए नियम होंगे। न्यूमैन कहती है कि बहुत सारे लोग हमारे खिलाफ होंगे, इसीलिए होमलैंडर एशली से कहता है कि ऐसे जो भी हैं जो कंपनी में मेरे खिलाफ हैं, मुझे उन लोगों की लिस्ट चाहिए। अब पूरे देश भर में प्रोटेस्ट शुरू हो जाता है क्योंकि उन्हें सुपर हीरो वाला वाइस प्रेसिडेंट नहीं चाहिए। बॉयज की टीम घबरा रही होती है कि न्यूमैन अब कभी भी पगला जाएगी और कुछ भी कर देगी, इसलिए मदर्स मिल्क और ह्यूई एक दूसरे से बात करते हैं, लेकिन वो देखता है कि उसके पास जितने भी न्यूमैन के खिलाफ सबूत थे वो गायब हो चुके हैं और ये करने वाली शेप शिफ्टर एनी थी और वो लोग समझ जाते हैं कि अब न्यूमैन को कोई नहीं रोक पाएगा। मदर्स मिल्क उसे कहता है मैं तुझे लोकेशन भेज रहा हूँ, वहाँ तुरंत मिल। प्रेसिडेंट बनने वाला रॉबर्ट कहने लगता है कि अगर न्यूमैन वाइस प्रेसिडेंट बनती है तो उससे मेरे लाश से गुजरना होगा, मैं इतनी आसानी से ये सब होने नहीं दूंगा। रायन हॉस्पिटल आता है बिली से मिलने और बिली उसे समझाता है कि तुम्हें मैलोरी के साथ जाना होगा। रायन नहीं जाना चाहता था क्योंकि वो जानता है होमलैंडर उसे ढूंढ लेगा। एशली होमलैंडर को लिस्ट देती है उन लोगों के जो उनके खिलाफ हैं और वो लोग एशली को निकल जाने को बोलते हैं। होमलैंडर सुपर 7 के साथ मीटिंग करता है, लेकिन देखते हैं कि फायर क्रैकर को खांसी होने लगती है, शायद उस ड्रग्स के वजह से जिससे वो ब्रेस्ट मिल्क बनाती है। खैर, होमलैंडर कहने लगता है कि दिन के अंत तक प्रेसिडेंट रॉबर्ट को मरना होगा और न्यूमैन प्रेसिडेंट बनेगी। पता है बहुत खून खराबा होगा कि तभी फिर से फायर क्रैकर खांसने लगती है और वो कहती है कि इस ड्रग्स के वजह से मेरा दिल थोड़ा बड़ा हो गया है और उसे बुखार भी है। होमलैंडर उसे कहता है तो फिर मेरे मुंह पर क्यों खांस रही हो, दूर जाकर बैठो। एशली जो लिस्ट बनाकर लाई थी उन लोगों का जो उनके खिलाफ है, होमलैंडर कहता है उन सभी को आज मरना होगा। एशली जानती थी कि वो भी अब जिंदा नहीं बचेगी,
इसलिए वो होमलैंडर के कमरे में आती है और कंपाउंड वी अपने अंदर इंजेक्ट कर लेती है और उसका रिएक्शन दिखने लगता है जो कि बहुत भयानक था। प्रेसिडेंट को बचाने के लिए बॉयज की टीम सीक्रेट सर्विस के साथ काम करने लगती है। प्रेसिडेंट बोलते हैं कि अगर मेरे बोलने पर तुमने न्यूमैन को मार दिया होता तो मुझे आज 4 मंजिले बेसमेंट में छुपना नहीं पड़ता। ह्यूई को समझ आ जाता है कि उसके सामने जो खड़ी है वो शेप शिफ्टर है, लेकिन वो ज्यादा रिएक्ट नहीं करता। वो मदर्स मिल को बता देता है कि ये एनी ही शेप शिफ्टर है। फिर वो पानी लेकर आती है और कुछ समय के बाद शेप शिफ्टर सभी पर हमला करने लगती है। इसीलिए बॉयज की टीम प्रेसिडेंट को लेकर एक टनल के अंदर चले जाते हैं। किमिको उस बहरूपिये से लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो किमिको के गर्दन को तोड़ देती है। लेकिन तभी उन्हें बचाने के लिए वहां पर असली वाली एनी आ जाती है और मदर्स मिलकर ह्यूई प्रेसिडेंट को लेकर एक कमरे में चले जाते हैं। अब नकली और असली एनी में लड़ाई होने लगती है और आखिर में किमिको को भी होश आ जाता है। न्यूमैन होमलैंडर को कॉल करती है और कहती है कि प्रेसिडेंट अभी भी जिंदा है और अब CIA उसे कहीं अंडरग्राउंड छिपा देगी, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। वो काफी गुस्से में थी, लेकिन होमलैंडर उसे अपनी औकात में रहने को बोलता है और कहता है कि तुम्हें मेरे प्लान को फॉलो करना पड़ेगा, वरना मैं जोई को बहुत तड़पाऊंगा। बॉयज की टीम वापस आ जाती है और ह्यूई एनी से पूछता है कि तुमने हमें ढूंढ कैसे लिया। वो कहती है तुम्हारे फोन के लोकेशन से, और वैसे भी मैं तुम्हारे मंगेतर से भी मिली। ह्यूई उसे समझाने लगता है कि मुझे नहीं पता था कि वो तुम नहीं हो, वो तुम्हारी तरह हूबहू दिखती थी। खैर, इसके बाद होमलैंडर का असली चेहरा देखने के बाद न्यूमैन मदद के लिए ह्यूई को कॉल करती है और उसे कहती है कि मुझे बचा लो, मैं अगर प्रेसिडेंट बन गई तो मैं बस होमलैंडर की कठपुतली बन के रह जाऊंगी। मगर वो न्यूमैन की बातों पर यकीन नहीं करता और सोचता है कि वो बस मगरमच्छ की आंसू बहा रही है। न्यूमैन कहने लगती है कि वो ये सिर्फ अपने बेटी के लिए कर रही है, वो ह्यूई को अपनी बेटी सौंप रही है तो बदले में ह्यूई को उसकी मदद करनी पड़ेगी। वो ह्यूई से कहती है मुझ पर भरोसा करो, इस दुनिया में कोई नहीं जो मेरी बात सुनेगा। फायरक्रैकर, डीप और सभी लोग मिलकर लिस्ट में लिखे गए सभी लोगों को मारने लगते हैं। ह्यूई अब सोचने लगता है कि उन्हें न्यूमैन के साथ मिल जाना चाहिए ताकि उनकी ताकत और बढ़ जाएगी। बुरे तो हम लोग भी हैं, लेकिन हो सकता है वो हमारी तरह मजबूर हो अपनी बेटी के लिए, वो खुद को बदलना चाहती हो। मदर्स मिल्क मान जाता है और वो एनी को समझाता है कि हमने ए ट्रेन की भी मदद ली, वो भी हमारे काम आया। और फ्रेंची से कहता है वायरस तैयार रखने, क्योंकि अगर ये ट्रैप हुआ तो वो कम से कम न्यूमैन को मजा चखा देंगे। फ्रेंची किमिको से बात करता है और पूछता है कि तुझे क्या लगता है कि हम जो कर रहे हैं ये सही है। किमिको कहती है माफी तो हर कोई डिजर्व करता है, चाहे वो न्यूमैन हो या कोई और। फिर यहाँ वो कबूल करती है कि वो उसे पसंद करती है, लेकिन वो चाहती थी कि फ्रेंची को कोई उससे अच्छा मिले, मगर वो कहता है तुमसे अच्छा कोई नहीं। इसके बाद दोनों किस करते हैं। रैन को पता चलता है कि प्रेसिडेंट पर हमला हुआ है तो मैलोरी उसे बता देती है कि उन पर हमला तुम्हारे पापा होमलैंडर ने करवाया था और उन्होंने एक एरोप्लेन को भी क्रैश करवा दिया और उसमें सारे पैसेंजर्स मारे गए। रायन को यकीन नहीं हो रहा था। मैलोरी उसे कहती है हमारे पास वीडियो है, तुम्हारे पापा कोई सुपर हीरो नहीं बल्कि राक्षस है। बिली कहता है अब वो तू ही है जो होमलैंडर को मार सकता है। वो कहता है मैं तो उनकी तरह स्ट्रांग भी नहीं हूँ। मैलोरी कहती है हम तुम्हें ट्रेन करेंगे। रायन गुस्सा हो जाता है और कहता है तो फिर इसलिए आप मुझे लेकर जा रही हैं सिखाने के लिए कि मैं अपने पिता को कैसे मारूंगा। रायन वहाँ से जाने लगता है, लेकिन मैलोरी उसे कहती है कि तुम CIA के सेफ हाउस में हो और यहाँ दीवारें 6 फीट मोटी है। मैलोरी उसे रोकती है और कहती है कि मेरे सारे बच्चे मारे गए, लेकिन उसके बाद मैं तुमसे मिली, तुम मेरे जिंदगी में आए और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन रायन गुस्से में उसे दूर फेंक देता है और वो दीवार से टकरा कर मर जाती है। रायन बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है और अब बिली को भी लगने लगता है कि शायद केस्लर जो शुरू से कह रहा था वो सही था कि सारे सुपर हीरोज को मर जाना चाहिए। फ्रेंची वायरस रेडी कर लेता है और किमिको एनी को बताती है कि उसने फ्रेंची को किस किया। आखिर में ह्यूई न्यूमैन और उसकी बेटी को वहां लेकर आता है और न्यूमैन बस खुद को होमलैंडर से बचा के रखना चाहती है। बदले में वो बॉयज की टीम की मदद करेगी होमलैंडर को मारने में। वो इस डील के लिए मान जाती है। फिर वहां पर बिली आता है और कहता है कि यहाँ कोई डील नहीं होगी। ह्यूई उसे कहता है उस पर भरोसा करने, लेकिन बिली अपने अंदर से टेंटाकल निकालकर न्यूमैन पर हमला करता है और सभी लोग उसे रोकते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो न्यूमैन को बीच में से फाड़ डालता है। ह्यूई हैरान हो गया था। बिली फ्रेंची से वायरस मांगता है और वायरस लेकर चला जाता है। होमलैंडर अपने कमरे में अकेले बैठा हुआ था और उसे भी न्यूज पता चलता है कि न्यूमैन मर चुकी है। ऐसा कहा जाता है कि उसकी असलियत बाहर आने के बाद उसकी हत्या कर दी गई। फिर वहां पर सेज आती है। होमलैंडर उसे कहता है कि सब कुछ तो खत्म हो गया, तुम क्यों आई हो। वो कहती है यही तो हम लोग चाहते थे। हाँ, प्लान थोड़ा ऊपर नीचे जरूर हुआ है, लेकिन अपना काम बन गया। प्रेसिडेंट का वो वीडियो भी सामने आ जाता है जिसमें वो न्यूमैन को मारने की बात करते हैं। इसलिए प्रेसिडेंट रॉबर्ट को अरेस्ट कर लिया जाता है और सेज होमलैंडर से कहती है कि सेनेटर कैलहाउन तुमसे बात करना चाहते हैं, वही बनेंगे नए प्रेसिडेंट, हमारे वफादार। होमलैंडर उसे पूछता है मैंने तुम्हारे साथ बुरा किया, तुम्हें कचरे की तरह ट्रीट किया, तो फिर ये सब किस लिए। वो कहती है खुद को परखने के लिए, तुम्हारे साथ काम करके बहुत मजा आया, बस
बस अगली बार मेरी बात सुन लेना। इसके बाद कैलहाउन जो प्रेसिडेंट बन गया था वो पूरे देश में मार्शल लॉ लगा देता है और हर जगह सुपर हीरो तैनात करता है जो डायरेक्टली होमलैंडर को रिपोर्ट करेंगे। कैलहाउन होमलैंडर का पालतू था, इसलिए वो जो कहता है वो वही करता है। अब तो सुपर हीरोज को कानूनी अधिकार भी मिल चुके हैं। खैर बॉयज की टीम भागने के फिराक में है क्योंकि होमलैंडर को अब खुली छूट मिल गई है, वो कुछ भी करेगा और वो मीडिया के सामने खुलकर बोल देता है कि वो स्टारलाइट के साथ काम करने वाले लोगों को नहीं छोड़ेगा क्योंकि आज से सुपर हीरोज का सुनहरा दौर शुरू होता है। जोई को रेड रिवर इंस्टीट्यूट में लाया जाता है। ह्यूई और एनी पर हमला होता है। दूसरी तरफ फ्रेंची के कान में एक लड़की आकर कुछ कहती है और उसके वश में वो चला जाता है और किमिको भी उनसे लड़ नहीं पाती। मदर्स मिल को भी अरेस्ट कर लिया जाता है और ह्यूई स्टारलाइट को भी अरेस्ट कर लिया गया था और उनके सामने सिंडी आती है। किमिको चिल्लाने लगती है लेकिन फ्रेंची उसकी आवाज नहीं सुन पाता क्योंकि वो तो वश में था। सिंडी स्टारलाइट को इससे पहले ब्लास्ट कर देती। स्टारलाइट वहां से भाग निकलती है। बिल्ली के पास वायरस होता है जिससे सारे सुपर हीरोज खत्म हो सकते हैं। आखिर में होमलैंडर को देखते हैं जो प्रेसिडेंट कैलहाउन से मिलने के लिए आता है और होमलैंडर को एक स्लीपिंग पॉड दिखाता है जिसमें के सोल्जर बॉय होता है। और इसी के साथ द बॉय सीजन 4 यहीं पर एंड हो जाती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को भी लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।